देखते हैं। Hello everyone, myself Kajal, a member of Aditya Joshi's education team and your biology class 12 mentor. फटाफट से सब लाइव आ जाओ, फिर हम स्टार्ट करेंगे आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ जेनेटिक्स। आ जाओ फटाफट से। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग प्राची, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, हेलो एवरीवन। आ जाओ फटाफट से, फिर आज न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें से जितनी भी अगर हम बोले जितने कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन जेनेटिक्स से बन सकते हैं ना, वो सारे आज पॉसिबल वाले हम सारे कर लेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग संभव, गुड इवनिंग शालिनी, गुड इवनिंग रियाज, गुड इवनिंग हर्ष, अंश, गुड इवनिंग। आज देखो, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद हम अपना जो एक्सेप्शंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, कोडोमिनेंस हो गया, ये सब हम करेंगे। उसके बाद पॉलीजेनिक प्लायोट्रोपिक इनहेरिटेंस, और अगर टाइम बचा तो हम इसको सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक भी करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चीज हम करेंगे, न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग वायरल जोन, गुड इवनिंग सुभान। चलो चलो, जब तक और बच्चे आ रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ पर्सन मेंटरशिप के बारे में, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर पढ़ना, ठीक है। देखो, देखो बहुत सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन होती होगी कि क्या हमें, अगर हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, तो क्या हमें दूसरी जगह पे कहीं एनरोल होना चाहिए। लोगों को लगता होगा सेम चीज हमें मिल रही है, अगर हम एक कोचिंग में तो दूसरी कोचिंग में और हमें एक्स्ट्रा क्या मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। जो इंडिया में देखो अभी तक ऐसा कहीं भी लॉन्च नहीं हुआ है जहाँ पे आपको पर्सनल मेंटोरशिप, आपको एक पर्सनल मेंटोर आके आपको गाइड करता हो। हर जगह ग्रुप में आपको बैठाएंगे, गूगल मीट करा देंगे, कुछ भी करा देंगे और पूछेंगे जो करना है करो, मतलब 100 बच्चों का बना देंगे और एक मेंटोर कहीं भी आपको असाइन अभी तक नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है पर्सनल मेंटोरशिप मिल रही है आपको, जहाँ पे आपको एक मेंटोर हर एक बच्चे के लिए सेपरेटली असाइन होता है। जैसे ही आप ऐप में जाओगे, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, आपको एक आपके क्लासरूम असाइन हो जाएंगे, जिसमें आपको पर्सनल मेंटोर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको और क्या मिलता है, डेली आपको टारगेट्स दिए जाते हैं। जो आपका मेंटोर होगा आपको डेली टारगेट्स आके देगा कि तुमने आज ये करना है, इतना पार्ट तुमने करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तुमको सारी गाइडेंस वहाँ पे मिलती है। उसके अलावा एनसीईआरटी बेस्ड डीपीपीज मिलती हैं। तुम सोचते होगे कि 2025 का पेपर हमसे क्लियर होगा, नहीं होगा, लेकिन जो तुम्हारा मेंटोर है वो तुम्हें उस तुम्हारे आज पे लेके आएगा कि तुम आज कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, तुम आज कितने लेवल पे हो कि तुम नीट क्रैक कर भी सकते हो, नहीं कर सकते। तुम्हें अगर तुम्हारा ऐसा लेवल है कि तुम अभी तक नहीं भी कुछ कर पा रहे, तो तुम्हारा मेंटोर तुमको ऊपर लेके जाएगा और उस लेवल पे लेके जाएगा कि हाँ, तुम भी नीट क्रैक कर सकते हो। तो मेंटोर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है अपनी पूरी नीट जर्नी में, मेंटोर की तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसके अलावा जो सूर्य प्लस टेस्ट सीरीज लास्ट ईयर लॉन्च की थी आदित्य सर ने, और जो भी आपके टेस्ट पेपर्स हुए थे, उससे आपका 712 मार्क्स का जो पेपर था एग्जैक्टली प्रिडिक्टेड था। ठीक है, तुम खुद सोचो, इस बार तो 720 का तक प्रिडिक्शन हो सकता है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ 712 मार्क्स का प्रिडिक्टेड तुम्हारा पेपर था, एग्जैक्ट पेपर आया था। तो डेफिनेटली फिर तुम्हारा नीट जरूर निकल सकता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ तुम्हें पर्सनल मेंटोरशिप जरूर लेनी चाहिए, जिसका जो प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपीज है फॉर द होल ईयर। पहले इसका प्राइस 5000 था, अब इसका प्राइस जो है वो 4000 रुपीज आ गया। तुम्हें सिर्फ कोड यूज करना है काजल123, ठीक है। आपको सिर्फ कोड यूज करना है काजल123। जैसे ऐप पे जाओगे, वहां पे आपको एनरोल करना है, काजल123 कोड डालना और आप वहां पे एनरोल हो जाओगे। सिर्फ इसका प्राइस जो है 4000 रुपीज है, जहाँ पे आपको 100+ फुल सिलेबस टेस्ट भी मिलते हैं, ठीक है। एक एक चीज एक जगह पे जाना है और कितनी सारी चीजें देखो तुम्हें साथ साथ मिल रही है। तुम्हें 30,000 क्वेश्चन बैंक्स मिल रहे हैं, तुम्हें मेंटोर्स के नोट्स मिल रहे हैं, उनके खुद के हैंडमेड बनाए हुए नोट्स तुमको मिल रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या लोगे, है ना। तो तुम्हें यहाँ पे सिर्फ कोड यूज करना है काजल123, और तुम वहाँ पे पर्सनल मेंटोरशिप में एनरोल हो जाओगे, ठीक है। चलो आगे सब स्टार्ट करें। अब हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 2 हम करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में मैंने आपको बता दिया हम क्या क्या करेंगे। या सॉरी फॉर बैकग्राउंड, ये जो नॉइस आ रही है इसके लिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का हम सेकंड पार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद मैंने बता दिया हम जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम सब वो करेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके शालिनी, एलिजा, वायरल जोन, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल से स्टार्टिंग कर रहे हैं। ये देखो, अब मैं आपसे ना पूछूंगी, साथ साथ ना इंटरेक्शन भी दिखाना कमेंट्स में, ठीक है। अभी पहले मैं मोनो हाइब्रिड के लिए बता देती हूँ, फिर डाई हाइब्रिड के लिए तुम बताओगे।
ठीक है? चलो, मोनोहाइब्रिड में देखो, मोनोहाइब्रिड में ना अगर आपसे कोई क्वेश्चन, पहली बात तो ना n देख लो, n यहाँ पे है नंबर ऑफ क्रोस। अगर मान लो हम मोनोहाइब्रिड की बात करेंगे तो हम n को 1 पुट करेंगे। डाइहाइब्रिड की बात करेंगे तो हम n को 2 पुट करेंगे। ट्राइहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे तो हम उसको 3 पुट करेंगे। अगर तुम्हें कभी भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बोले कि कितने तुम्हारे पास नंबर ऑफ फिनोटाइप्स तुम्हें कितने अवेलेबल हो रहे हैं, तो 2 का पावर n का फॉर्मूला लगाओ, सीधा तुम्हारे पास यहाँ पे जो फिनोटाइप है वो अवेलेबल हो जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर तुम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करो, अगर मैं यहाँ पे 2 के पावर 1 लगाती हूँ, मेरे पास आ जाएगा अल्टीमेटली 2। दैट मीन्स, अब याद करो, जब हमने फिनोटाइप की बात की थी अपनी पहली वाली क्लास में, जिन्होंने पहली वाली क्लास नहीं देखी वो जरूर देख लेना क्लास के बाद, ठीक है? बिल्कुल हमने बेसिक से किया था, बेस समझोगे तभी आपको आगे जो है चीजें समझ आएंगी। ठीक है? अब हम याद करो, जब हमने फिनोटाइप अपनी फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, हमने 2 तरह के फिनोटाइप्स पढ़े थे, टॉल या फिर ड्वार्फ। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया कि हाँ, हमारे पास 2 तरह के फिनोटाइप्स आते हैं, किसके अंदर? हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। सेकंड चीज देखो, अगर आपको निकालने हो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने हैं, तो आप फॉर्मूला लगाओगे 3 की पावर n। अब यहाँ पे जीनोटाइप्स देखो, 3 की पावर मैंने n लगाया तो मेरे पास आंसर आ गया सीधा सीधा 3। और याद करो कौन से जीनोटाइप्स हमारे पास आए थे, एक ये जीनोटाइप आया था, एक ये जीनोटाइप आया था, एक हमारे पास ये जीनोटाइप आया था। तो दैट मींस यहाँ से हमें प्रूव भी हो गया कि हमारे पास 3 तरह के हमें जीनोटाइप्स मिलते हैं। किसके अंदर मिलते हैं? हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। और अगर आपको निकालने हो कितने नंबर ऑफ प्रोजेनी, दैट मींस लास्ट में कितने आपके जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, यहाँ पे आप इसको ये भी बोल सकते हो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितने आए, या फिर आप ये बोल सकते हो कितने नंबर ऑफ प्रोजेनी आई। उसके लिए आपका फॉर्मूला होगा 2 की पावर n, उसका भी होल स्क्वायर, दैट मींस 2 की 1 करो और उसका भी स्क्वायर करो, दैट मींस 4। याद करो, आपके पास 4 तरह की प्रोजेनी बन के आई थी, और डाइहाइब्रिड के अंदर कितनी प्रोजेनी बन के आई थी? 16 तरह की। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल याद करने की है। अब तुम मुझे ये बताओ, कितने तुम्हारे जीनोटाइप्स आएंगे डाइहाइब्रिड के केस में? सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, डाइहाइब्रिड के केस में कितने नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, मैंने जीनोटाइप पूछा है, फटाफट से बताओ। डाइहाइब्रिड के अंदर बताओ कितने तरह के जीनोटाइप्स आएंगे? इंटरैक्शन दिखानी है कमेंट्स में, सोना नहीं है आके, ठीक है? अच्छा, वायरस 9, अंश 6, तराना 4। फॉर्म मैंने जीनोटाइप पूछा है, जीनोटाइप, फिनोटाइप नहीं पूछा। मैंने बोला डाई हाइब्रिड के अंदर जीनोटाइप बताओ। रियाज ठीक है, हाँ, प्राची ठीक है, सबका ठीक है, अंश ठीक है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है, बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर कोई फॉर्मूला बोलो सिंपल सा, वो यही है। फिनोटाइप निकालना हो 2 की पावर n करो, जीनोटाइप निकालो, ऐसे तुम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस निकाल सकते हो। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस ऑल्दो हमारे में नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले कोई क्रॉस का, पूछ ले कितने नंबर ऑफ इनके जीनोटाइप्स बनेंगे, कितने फिनोटाइप्स बनेंगे, तो यहाँ से तुम अपना फटाफट से निकाल सकते हो। पहली चीज समझ में आ गई, ये थी हमारे पास पहली ट्रिक। पहली ट्रिक सबको समझ में आ गई प्रोसेस की? बताओ, बताओ। अभी बिल्कुल सिंपल सिंपल ले रहे हैं, अभी आगे आगे जाएंगे जैसे जैसे हम, हमारे पास जो है और आते जाएंगे, ठीक है? हमारे पास जो है वो और अभी और कॉम्प्लेक्स आते जाएंगे। अच्छा सॉरी, जीनोटाइप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना, बस समझना जरूरी है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अपनी सेकंड वाली ट्रिक पे। सेकंड वाली ट्रिक है हमारी, अगर हमें निकालने हो नंबर ऑफ गेमीट्स। नंबर ऑफ गेमीट्स निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 की पावर n, जो हमने वहां पे फिनोटाइप में देखा, यहाँ पे 2 की पावर n होता है। जहां पे n मेरे पास क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट है। वहां पे क्या था? n मेरे पास था नंबर ऑफ क्रॉस कितने थे, मोनो में मैंने 1 लिया, डाई में मैंने 2 लिया। यहाँ पे बात हो रही है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स के लिए, फॉर्मूला आएगा 2 की पावर n। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने बोला मेरे पास जो पेरेंट है वो ये है, ठीक है? मानो मेरे पास ये जो पेरेंट था, इसमें पूछो कि इसके कितने नंबर ऑफ गेमीट्स बनेंगे। अगर मैं तुम्हें ये दे देती हूँ तो तुम फटाफट से गेमीट बना दोगे ये। अगर मैं तुम्हें ये दे देती हूँ, तुम 2 गेमीट बना दोगे इसके, लेकिन इसके गेमीट कितने बना के दोगे? क्वेश्चन ऐसे आता है कि इसके गेमीट कितने आएंगे, तो इसका सिंपल सी चीज होती है इसको निकालने की। सिंपल क्या करो, 2 की पावर n, n मतलब नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट, हेट्रोजाइगोट का मतलब अलग अलग। ये एक ए कैपिटल ए है, दूसरा स्मॉल है, तो एक, ये कैपिटल बी है, दूसरा बी है, मतलब हेट्रो, अलग अलग सिचुएशन आ गई तो 2, ये भी 3, ये तो होमोजाइगोट होगी तो इसको तो काट दो। दैट मींस 2 की पावर 3 करोगे ना सीधा, 2 की पावर 3 करते आपका जो आंसर है वो 8 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें कितने गेमीट्स आपके बनेंगे, नंबर ऑफ गेमीट्स, अगर मैं इसमें बोलूं तो आपके पास कितने नंबर ऑफ गेमीट्स बनेंगे? 8। ठीक है, अब तुम एक करके दिखाओ, इसमें करके दिखाओ, चलो चलो इसमें करके दिखाओ, कितने नंबर ऑफ गेमीट्स तुम निकाल के दोगे इसका? बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से इंटरैक्शन दिखाना है, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत सारे टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, चलो बताओ। ये अभी बिल्कुल सिंपल तरह के बता रही हूँ, ठीक है? अभी आगे जैसे जैसे जाएंगे थोड़े कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, ठीक है? ये तो जलन आते हैं, ठीक है, हाँ, सबका, रियाज, प्राची, अंश, ठीक है, सबका ठीक है। क्यों करा हमने 2 की पावर 2, क्यों करा? क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट है, तो आपका आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बस 2 तरह की जो ट्रिक्स वाले न्यूमेरिकल से हो गए खत्म। अब आते हैं अपनी थर्ड टाइप पे। देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने आपको दिया कि मैंने ना, जैसे हमने अभी ऊपर में डाई हाइब्रिड क्रॉस, हमने पहले वाला लेक्चर किया था, हमने क्या बताया था मैंने आपको, हमने क्या क्रॉसिंग की थी? एक हमने राउंड येलो की क्रॉसिंग की थी, एक हमने अपने रिंकल्ड ग्रीन की क्रॉसिंग की थी, है ना? हमने इनकी क्रॉसिंग की थी। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि मैं इन दोनों का क्रॉसिंग करा रही हूँ, कभी सुना ऐसा वर्ड?
कभी ऐसा तुमने सुना नहीं होगा। ऐसे में रैंडम कोई तुम्हें एग्जांपल दे दूं कि मैं इन दोनों का क्रॉस करा रही हूँ, तो मुझे बताओ एट द एंड मेरे पास कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं, मैं इन दोनों पेरेंट्स को कंबाइन करा रही हूँ, मेरे पास कितनी प्रोजेनी बनेंगे या फिर कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे, उसके लिए क्या करना होता है हमें, नंबर ऑफ गेमीट्स पेरेंट 1 के मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ गेमीट्स ऑफ पेरेंट 2। ठीक है, नंबर ऑफ गेमीट्स पहले पेरेंट के इनटू में नंबर ऑफ गेमीट्स दूसरे पेरेंट के। ठीक है, अब बताओ, अब मैं इसमें तुमसे पूछूं कितने नंबर ऑफ गेमीट्स तुम्हें दिख रहे हैं, डेफिनेटली 2 की पावर 3 करोगे। एक हेट्रोजाइगोट, दूसरा और तीसरा, 3 हेट्रोजाइगोट, 2 की पावर 3 कर दो। इसमें कितने हेट्रोजाइगोट तुम्हें दिख रहे हैं, सिर्फ एक। ये दोनों सेम है, इसमें सिर्फ एक हेट्रोजाइगोट दिख रहा है ना, तो इसको कर दो 2 इंटू 1। क्या करोगे, 8 इसका आ गया इंटू 2, कितना आ गया आंसर, 16। दैट मीन 16 तरह के गेमीट्स मेरे पास बनेंगे, किसमें, जब मैं इन दोनों का क्रॉस कराऊंगी। बताओ समझ में आया। सिंपल सा है, नंबर ऑफ गेमीज पहले पेरेंट के लो इनटू में नंबर ऑफ गेमीज दूसरे पेरेंट को लो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास कितने नंबर ऑफ गेमीज आपके पास जो है वो बनने वाले हैं। अब तुम आंसर बताओगे, फटाफट से आंसर बता रहे हैं, चलो मैं तुम्हें देती हूँ। तुम इसका क्रॉस करा के दो। चलो इसका क्रॉस, इसका बताओ फटाफट से कितना इसका आंसर आएगा, बताओ बताओ इसका आंसर बताओ। सिंपल सा करना है, बताओ बताओ। हाँ आंसर बताओ इसका फटाफट से। सिंपल सा है, मैं इसे पूछ रही हूँ, नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन या फिर नंबर ऑफ प्रोजनी कितनी बनेंगी, बताओ क्या आएगा इसका आंसर। 8, बिल्कुल ठीक है, सीधा सीधा आंसर है बिल्कुल। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फोर्थ तरह के, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाँ सबका ठीक है, 8 8 8 निहाल जागृति डीजी 21, ठीक है ठीक है। चलो अब हम आते हैं अपनी फोर्थ नंबर ऑफ क्वेश्चन पे, फोर्थ ट्रिकी क्वेश्चन पे। ये देखो, हमने क्या डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था राउंड येलो कोर, हमने रिंकल्ड ग्रीन की क्रॉसिंग कराई थी, सबको याद है, जिसने पहला लेक्चर देखा होगा अच्छे से पता है, मैंने फोकल मेथड से भी बताया था। ठीक है, मैंने दोनों बताई थी। उसके बाद जब हमने इनकी सेल्फिंग कराई थी, हमारे पास कितने तरह के जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, हम मैंने आपको पुनेट स्क्वायर से 16 तरह के आपको गेमीट्स जो है मैंने अच्छे से दिखाए थे। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर F2 जो मेरे पास 16 तरह के गेमीट्स आए थे, वो कब आए थे, मेरे पास F2 वाली स्टेट में आए थे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि मेरे पास F2 के अंदर कितने मेरे पास नंबर ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव बनेंगे। क्या पूछ रही हूँ मैं, होमोजाइगस रिसेसिव, होमो का मतलब सेम, तो इसके लिए मैंने ले लिया सेम। रिसेसिव पूछा, रिसेसिव भी, रिसेसिव कौन सा होता है आपके वहां पास, ग्रीन होता है ना, और दूसरा रिसेसिव कौन सा होता है आपके पास, रिंकल्ड होता है। तो मैंने दोनों की स्टेट ले ली, इसका भी मैंने रिसेसिव ले लिया, इसका भी मैंने रिसेसिव ले लिया, और बोला क्या है, होमोजाइगस के लिए, तो दोनों मैंने सेम सेम ले लिए। अब मुझसे पूछा है कि इसमें मेरे पास कितने नंबर ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स बनेंगे। ये कैसे निकालते हैं, ये देखो, आपको अगर याद हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस अपना किया था, देखो मैंने इसलिए बोला था कि ना पहली क्लास लगा के आना, क्योंकि तभी आपको ये समझ आएगा कि हमारी कितनी रेशियो जो थी बनी थी। इसके लिए देखो सिंपल बता देती हूँ, जब हमने अपने इसको अपने कैपिटल आर और इसको क्रॉसिंग कराई थी, हमारे पास बना था कैपिटल आर स्मॉल आर। जब हमने उसकी सेल्फिंग कराई थी, तो हमारे पास ये तीनों जो है कॉम्बिनेशन बन के आए थे। इस कॉम्बिनेशन में तुमने देखा था जो कैपिटल आर है, ये मेरे पास बन के आया था 1 रेशियो में, ये जो था मेरे पास बन के आया था 2 रेशियो में, ये बन के आया था मेरे पास 1 रेशियो में। तभी मैंने बोला था जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड में 1:2:1 होती है। अब देखो मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है स्मॉल आर और स्मॉल वाई की कॉम्बिनेशन कितनी होगी। स्मॉल आर कितना दिख रहा है तुम्हें, 1 लिख दो, 1 इनटू में स्मॉल वाई, जिस तरह से ये आया उसी तरह से मेरे पास इस ये वाला रेशियो भी आया था, है ना, सेम हमने देखा था तीनों, यही मेरे पास ये भी आया था। अब मुझसे पूछा स्मॉल वाई का, स्मॉल वाई का कितना है, अगेन 1, 1 इंटू 1 करो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 1, 1 आउट ऑफ 16 कह सकते हो। ठीक है, अच्छा रिपेश, नमस्ते, ठीक है। चलो, होमोजाइगस रिसेसिव पूछा है ना, होमोजाइगस समझ में आ गया, अब इतना समझ में आ गया। सिंपल मैंने बोला था, फिनोटिपिकली पूछा हो 3:1 याद करना, दिमाग में घुसा के रख लो। एंड जीनोटिपिक पूछा हो 1:2:1 करना है, क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंगली तुम कर सकते हो। दोबारा बताना है, फटाफट से बताओ, समझ में आ गया, दोबारा बताना है, फटाफट फटाफट रिप्लाई किया करो, बताओ 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 बताओ। सिंपल से है ना, रिपीट, अच्छा ठीक है, डीजी 21 रिपीट। ये देखो हमने, अच्छा पहले ये बताओ, डीजी 21 पहली वाली क्लास अटेंड की थी। देखो अगर तुमने की होगी ना, मैं तुम्हें सिंपल बता देती हूँ, हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या पढ़ा था कि हम इसकी क्रॉसिंग कराते थे, इसकी क्रॉसिंग कराते थे, सॉरी इसकी क्रॉसिंग कराते थे, हमारे पास एट द एंड क्या बन जाता था, हमारे पास एट द एंड बनता था ये, जब हमने इसकी ही सेल्फ क्रॉसिंग कराई थी, तो हमारे पास ये वाले जो थे गेमीट्स बन के आ गए थे, जो कि कितनी रेशियो में आए थे, 1:2:1 रेशियो में हमारे पास जो थी वो आई थी। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, क्वेश्चन देखो पूछा क्या है, मुझे इसका जो है कॉम्बिनेशन बताना है। आर आर कितना कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, इसके नीचे ही देखो 1 लिखा हुआ है, 1 लिख दो। वाई वाई जैसे मेरे पास ये रेशियो आई थी, वैसे मेरे पास ये रेशियो आई थी, वाई वाई कितना आया था, अगेन 1 आया था, 1 इंटू 1 करो, आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 1, 1 आउट ऑफ 16 कह सकते हो। अगर तुमसे सिंपल कुछ ना लिखा हो, तो 1:1/16 रेशियो मार्क करके आओ, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ने पूछा तुम्हारे पास 2000 सीज है, 1000 सीज है, उनके रिस्पेक्ट बताओ, तो वो भी हम क्वेश्चन जो है वो
करेंगे, ठीक है? वो भी हम करेंगे अभी, ठीक है? अब समझ में आया DG21? रियाज़, दोनों को समझ में आया अब? बताओ, बताओ। फिर मैं तुमसे और क्वेश्चन पूछती हूँ, बताओ। बताओ, ठीक है, दोनों को समझ में आ गया, ठीक है। चलो मैं तुमसे डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछती हूँ, अब मुझसे किसका कॉम्बिनेशन तो बताओ, अब मुझे बताओ इसका कॉम्बिनेशन के लिए बताओ। मीन्स क्वेश्चन इसका ऐसे आ सकता है, हेटेरोज़ाइगस फॉर बोथ ट्रेट्स। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने तुम्हारे पास जो है इंडिविजुअल्स बनेंगे, जो कि आपके दोनों हेटेरोज़ाइगस है, ये भी हेटेरोज़ाइगस हो गया, ये भी हेटेरोज़ाइगस हो गया फॉर बोथ ट्रेट। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, हेटेरोज़ाइगस फॉर बोथ ट्रेट, तो तुम्हें इसका मतलब ये निकालना पड़ेगा, ये तो मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, वैसे तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए हेटेरोजाइगस फॉर बोथ ट्रेट, इसका फटाफट से निकाल के बता दो। अच्छा, प्राची कह रही है 4/16। देखो मैं अब सिंपल बताती हूँ, 2 बाय इसका कितना आ जाएगा हमारे पास, सिंपल देखो 2 था हमारे पास रेशियो, और इसका भी कितना था, 2 था हमारे पास, 4 आ गया आउट ऑफ 16। ठीक है, ठीक है, वायरल प्राची दोनों सबका ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो लास्ट बता दो, फिर हम अपने नेक्स्ट पे आएंगे। चलो तुम एक बार इसका बता दो, चलो इसका बताओ, बताओ। हाँ ठीक है, सबका ठीक है, एलिजा, जागृति, वायरल जोन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसका बता दो फटाफट से, बता दो, बता दो। चलो बताओ, फटाफट से बताओ। बहुत सिंपल सा है ये भी, जैसे पहले किया हमने बिल्कुल वैसे होएगा आपका, बताओ, बताओ। अंश, वायरल ज़ोन, प्राची, रियाज़, ठीक है, सबका ठीक है। डेफिनिटली 2/16, क्योंकि ये था हमारे पास कितना 1, ये था हमारे पास कितना 2। तभी मैंने बोला था रेशियो ध्यान से याद करना, 1:2:1, किसके लिए कौन-सा यूज़ कर रहे हैं, 2 किसके लिए यूज़ करते हैं, 1 किसके लिए यूज़ करते हैं, ये भी तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है? चलो अब ये क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल हेटेरोज़ाइगस फॉर द सेकंड ट्रेट आउट ऑफ 1000 सीड्स। क्या पूछा है यहाँ पे, हेटेरोज़ाइगस फॉर द सेकंड ट्रेट, इसका मतलब क्या पूछा है, इसका तो कुछ नहीं बताया, मींस इसको डोमिनेट लेके चलो। और क्या पूछा है, हेटेरोजाइगस फॉर द सेकंड ट्रेट। हेटेरोजाइगस मतलब ये कंडीशन पूछी है, क्या ये कंडीशन हम ऊपर निकाल के आ गए हैं, बताओ क्या आया था इसका आंसर, बताओ। आर बाय ये हमने ऊपर ही निकाला है ना अभी, क्या आया था इसका आंसर, 2 आया था ना हमारे पास, 2/16 आया था। तो सिंपल समझो, यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे करेंगे कि अगर मान लो हमारे पास 16 है, जैसे हमारा पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि हमारे पास 16 प्रोजेनी ज्योति बन के आई थी। अगर हम एक नॉर्मल केस स्टडी करें तो हमारे पास अगर 16 में से हमारे पास अगर 2 जो है वो कैसी आ रही है, हमारे पास हेटेरोजाइगस आ रही है सेकंड ट्रेट के लिए, दैट मींस हमारे पास 2 आ रही हैं, तो 1000 में कितनी आएंगी, सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगाओ, आंसर आ जाएगा। ऐसे करना होता है। 1000 सीज के लिए पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, हेटेरोजाइगस फॉर द सेकंड ट्रेट। सेकंड ट्रेट के लिए क्या था हमारे पास, 2/16 ऊपर रेशियो निकल के आई ना। दैट मींस अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 16 में से अगर मेरे पास 2 जो है हेटेरोजाइगस है सेकंड ट्रेट के लिए, तो 1000 में से कितनी होंगी, बताओ 1000 में से कितनी होंगी। डायरेक्टली यूनिटरी मेथड लगाना है, सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगाना है। बताओ, 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 बताओ। सिर्फ सिंपल सा लगाना है, हेटेरोजाइगस सेकंड ट्रेट के लिए पूछा, अगर पूछो तो दोनों हेटेरोजाइगस के लिए, तो मैं ऊपर रेशियो बता चुकी हूँ, वैसे निकालो। अगर बोला होता हेटेरोजाइगस फॉर द फर्स्ट ट्रेट ओनली, तो फर्स्ट ट्रेट के लिए भी तुम निकाल सकते हो। ठीक है, सिंपल सा निकालना है बिल्कुल, बताओ फटाफट से बताओ, बताओ, बताओ इसका आंसर। सिंपल सा समझ में आ रहा है ना सबको, न्यूमेरिकल सबको समझ में आ रहा है ना। हाँ ठीक है, सबका ठीक है। अभिलिप्सा लेट हो गई आज शायद, है ना। अभिलिप्सा, रियाज, प्राची, ठीक है, सबका ठीक है। चलो, चलो अब देखते हैं हम अपना, आई थिंक फिफ्थ है ना ये, चलो फिफ्थ देखते हैं। यहाँ पे देखो, ठीक है, सबका ठीक है, सिंपल सा होता है, जितनी भी चीज के लिए पूछो उसके रिस्पेक्ट में करो और उस आंसर आपके पास आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछती हूँ, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ राउंड ग्रीन, अगर मेरे से पूछा जाए कि मैंने, मेरे पास राउंड ग्रीन था, रिंकल्ड येलो था, मैंने इनकी क्रॉसिंग करा दी और मेरे पास राउंड ग्रीन की कितनी प्रोजेनी बन के आई, ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्या करोगे, कुछ भी नहीं। वहां हमने जीनोटिपिक खेल खेला, जहाँ पे लिख रखा था हेटेरोजाइगस फॉर द, दैट मींस अगर हेटेरोजाइगस होमोजाइगस लिख रखा है, तो दैट मींस मेरे को पता चल गया कि हाँ वहाँ पे जीनोटाइप की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे मैंने बात कर दी राउंड ग्रीन की, दैट मींस यहाँ पे मुझे फिनोटिपिक रेशियो लेनी पड़ेगी। अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो लेती हूँ तो मेरे पास राउंड और रिंकल्ड की फिनोटिपिक रेशियो क्या आई थी, 3:1। सिमिलरली येलो ग्रीन की राउंड थ्री वो रेशियो क्या आई थी, मैं फिनोटिपिक अगेन 3:1 आई थी। मुझसे क्या पूछा है, राउंड ग्रीन का, राउंड कितने हैं 3, ग्रीन कितने हैं 1, आंसर आ गया 3। अब मैं से, अब चलो हम राउंड येलो को तुम खुद बताओ, चलो राउंड येलो का बताओ, कुछ भी नहीं करना, हेटेरोजाइगस वगैरह पूछा हो तो जीनोटिपिक रेशियो लेके चल लो, नाम दे रखा हो सिंपल फिनोटिपिक रेशियो, चलो और क्या कौन सा होता है तो मैं वैसे याद होगा, और अपना डायरेक्टली जो है आंसर मार्क करो। बताओ, बताओ, अच्छा ठीक है, अब सही हो गया अभिलिप्सा, ठीक है। चलो बताओ राउंड येलो का बताओ, बताओ। 9, ठीक है, सबका ठीक है। वायरल जोन 3/16 कैसी है, 9 आएगा।
ठीक है, 9 समझ में आ गया ना? क्योंकि देखो राउंड येलो पूछा है, राउंड का 3 इंटू कर दो और येलो के लिए भी क्या कर दो 3 कर दो। अब इस रेशियो को याद रखनी है, तो मैं ब्रैकेट में साथ-साथ लिख के नहीं आएगा सप्लीमेंट्री की तरह कि हाँ, इतने होते हैं। ये तो मैं याद रखना है, मैं लिख के लाई हूँ वैसे ही, ठीक है? जिसको पहला लेक्चर रिवीजन नहीं था इसलिए लिख के आई हूँ, अदरवाइज़ तुमको याद होना चाहिए, ठीक है? चलो, नेक्स्ट टाइप पे आ जाओ हमारे पास 6th टाइप पे। हाउ मेनी गेमीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड इफ अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म विल बी हेटेरोजाइगस फॉर द 3 लोकस? देखो, इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत आते हैं। लोकस मैंने तुम्हें बताया था, अगर मान लो मेरे पास 2 होमोलोगस क्रोमोसोम थे, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था लोकस क्या होता है। मेरे पास अगर मान लो होमोलोगस क्रोमोसोम थे जो कि 2 पेयर होते हैं, उसमें क्या होता है मेरे पास जो अगर मान लो मेरे पास इस वाली पोज़ीशन पे भी सेम जीन लोकेटेड है, इस वाली पे, तो इसको मैं बोल देती थी सीधा लोकस। अब मेरे से क्या बोला इन्होंने कि अगर मान लो लोकस मेरे पास जो है हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस का मतलब यहाँ पे मान लो ये है तो इधर ये है। अब पूछ रहे हैं कि कितने मेरे पास जो है गैमीट्स बनेंगे, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 की पावर n करो, वेयर n इज योर नंबर ऑफ लोकस। जितने लोकस के लिए पूछा हो, यहाँ पे 3 लोकस के लिए पूछा है, सीधा 8 मार्क करके आ जाओ। ठीक है, बहुत ईज़ी होता है। जितने लोकस के लिए पूछा है उतना। मान लो मैं बोलूँ कि हेटेरोजाइगस है 5 के लिए, तो 2 इन 2 की पावर 5 कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है? सिंपल सा होता है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार नॉर्मल आता रहता है कि अगर पूछे 3 लोकस के लिए हमारे पास होता है, तो तुम्हारे पास गैमीट्स बन के आएँगे। लोकस का मतलब सबको समझ में आ गया था, जिसने पिछले लेक्चर देखा है ना, डेफिनिटली समझ में आ गया होगा कि लोकस क्या होता है, क्या किस लिए हम लोकस पे होमोज़ाइगोट मैंने बताए थे दोनों लोकेट करके, फिर मैंने लोकस पे हेटेरोज़ाइगोट बताए थे दोनों लोकेट करके, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलो, अब हम बात करते हैं द 7th टाइप की, व्हिच इज़ योर नॉन मेंडेलियन क्रॉस। अब देखो, तुमने एनसीईआरटी में तुमको दे रखा है मेंडेलियन क्रॉस, जहाँ पे तुम्हें या तो मेंडल ने क्या यूज़ किया था, मेंडल ने यूज़ किया था हमारे पास प्योर लाइन्स, दैट मीन्स दोनों मेरे पास जो है वो होमो होमो वाले सिचुएशन में होने चाहिए। लेकिन अगर मान लो तुमसे क्वेश्चन आ जाए नॉन मेंडेलियन क्रॉस का मतलब कि कोई ऐसा पेरेंट वो दे दे जो कि आपका गैमीट जो है होमो में नहीं है, हेटेरो चल रहे हैं। जैसे कि ये देखो, ये हो गया। अगर मान लो ये मेंडल क्रॉस होता तो मेंडल यहाँ पे लेके चलता ऐसे वाले पेरेंट्स जो है मेंडल लेके चलता, ठीक है? लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ नॉन मेंडल क्रॉस की, तो इसका मतलब हम यहाँ पे वोवली रेशियो अप्लाई नहीं करनी, यहाँ पे हमें इंडिविजुअल रेशियो अब निकाल के देखनी पड़ेगी। यहाँ पे हम 1:2:1 या 3:1 यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ हमें खुद निकालनी पड़ेगी, कैसे? सी, ये देखो, अगर मान लो मेरे पास पेरेंट्स जो हैं ये दे रखे हैं और मैं पूछूं हाउ मेनी प्रोजेनीज, कितनी मेरे पास प्रोजेनी बनेंगी इस वाले गैमीट के साथ। सिंपल क्रॉसिंग करो, पहले क्रॉसिंग करो इसकी इसके साथ, समझ में आ गया? पहले क्रॉसिंग करनी है ए की ए के साथ। मान लो मैंने यहाँ पे क्रॉसिंग कराई, ठीक है? यस, ये देखो, अगर मान लो मैं इसकी क्रॉसिंग कराती हूँ इस तरह से, ए एंड ए, क्या मेरे पास प्रोजेनी बन के आएगी? मेरे मेरे पास जो प्रोजेनी है, वो क्या बन के आएगी? देखो, इस तरह से मेरी प्रोजेनी बन के आ जाएगी ना, जिसमें अब मुझे निकालना क्या है? कैपिटल ए और स्मॉल ए की रेशियो निकालनी है। कैपिटल ए और स्मॉल ए की रेशियो मेरे पास क्या आई यहाँ पे? 2/4 आ गई। सबको समझ में आया ना? यहाँ पे मेरे पास रेशियो क्या आ गई? 2/4, ये सिंपल मैं लिख सकती हूँ, मेरे पास 1/2, सिंपल सा। अब मैं क्रॉसिंग करा के चलूँगी अपने इस वाले और इस वाले की। देखो, अब मान लो मैं क्रॉसिंग कराती हूँ अपने इन दोनों पेरेंट्स की, क्या पेरेंट्स की रेशियो आएगी मेरे पास? देखो, इसकी मैंने कराई, क्या निकल के आया? कैपिटल बी पुनेट स्क्वायर सबको आता है ना? फिर उसके बाद ये आई, उसके बाद मेरे पास ये आई एंड फिर मेरे पास ये आई। मेरे से किसकी किसकी पूछी है? स्मॉल बी की, ठीक है? अब ये कितना है मेरे पास? अगेन कितना रेशियो आपको दिख रहा है यहाँ पे? ये अगेन मेरे पास 1/4, ठीक है? सिंपल सी रेशियो निकालनी है, जिसका पूछे, जैसे पहले मेरे पास पूछा है कैपिटल ए और स्मॉल ए का। कैपिटल ए और स्मॉल ए में तो कितना दिख रहा है यहाँ पे? 2/4, तो मैंने लगा दिया सीधा 1/2 आ गया। फिर मेरे से पूछा है कैपिटल बी स्मॉल बी की, और कैपिटल बी स्मॉल बी की जब मैं क्रॉसिंग कराऊंगी तो मेरे पास कितना निकल के आया? 1/4। कुछ भी नहीं करना। अब ये कितना निकल के आया था? 1/2 ए के लिए, और इसके लिए रेशियो क्या आई मेरे पास? अगेन 1/4। आंसर आ गया 1/8। बताओ, सबको समझ में आया? ये बताओ, बताओ, सबको समझ में आया कैसे निकाला मैंने? सिंपल क्रॉसिंग करो, पहले क्रॉसिंग करनी है आपको। किसकी क्रॉसिंग करोगे पहले आप? क्रॉसिंग पहले वाले पेरेंट की। देखो, पहले वाले पेरेंट की क्रॉसिंग करो इसके साथ, फिर दूसरे की दूसरे के साथ करो। उसके बाद डायरेक्टली क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। स्क्वायर खुद बनाना है, क्योंकि यहाँ पे ये मेंडेलियन क्रॉस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे नॉन मेंडेलियन क्रॉस की बात हो रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? ऐसे, ठीक है? सबको समझ में आ गया? ओके, लीजा, जागृति, शालिनी, प्राची, ठीक है? चलो, अब देखते हैं एक बार सेकंड का, थर्ड का तुम खुद बताओगे। सेकंड मेरे पास है स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी का। अब तुम इसमें बताओ कैपिटल बी स्मॉल बी तुम्हें कितना दिख रहा है? यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2/4। इस वाले में देखो 2/4 दिख रहा है ना, दैट मीन्स 1/2। और स्मॉल ए मुझे कितना दिख रहा है यहाँ पे? अगेन 2/4, दैट मीन्स 1/2। सीधा करो, 1/2 इंटू 1/2, आंसर आ जाएगा 1/4, ठीक है? सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे ऐसे, क्योंकि ऐसे तो क्वेश्चन देखो आते हैं कि हमारे पास कितने जो इंडिविजुअल्स बनेंगे, ठीक है? चलो, अब मुझे एक बार कैपिटल ए और कैपिटल बी का करके दिखाओ, थर्ड ऑप्शन का। बताओ, फटाफट से बताओ कितना इसका आंसर आएगा? बताओ, थर्ड पार्ट का बताओ, कितना इसका आंसर आएगा? कैपिटल ए का।
हाँ, ठीक है, 0 रियाज़, अभिलिप्सा बिल्कुल ठीक है, इनका 0 आएगा क्योंकि कैपिटल तो बन ही नहीं रहा ना और 0 इंटू समथिंग करोगे क्या आ जाएगा 0 दैट मीन्स इसका आंसर आ गया मेरे पास 0 ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे होते हैं हमारे पास, ठीक है? चलो मैं इसी क्वेश्चन में तुमसे पूछती हूँ नंबर ऑफ प्रोजेनी कैसे करते हैं? नंबर ऑफ प्रोजेन इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछती कैसे करते? कुछ भी नहीं, वही जो ऊपर तो आपको 2 पेरेंट्स दे रखे हैं, गैमीट मल्टीप्लाई करो पहले पेरेंट के इंटू में गैमीट मल्टीप्लाई कर दो आपके सेकंड वाले पेरेंट के, आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा जो हम ऊपर ही कर चुके हैं ना। ऊपर हमने सेम तरह का क्वेश्चन किया ना, सेम इसी तरह से आपके पास निकल के आ जाएगी। अगर मैं इसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्रोजेनी या फिर नंबर ऑफ ज़ाइगोटिक कॉम्बिनेशन पूछूँ, तो सेम उसी तरह से हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है? चलो, अब मैं तुमसे पूछती हूँ ये वाला, 8th टाइप है ना हमारे पास, ठीक है। चलो, ये तुम एक काम करना, तुम इसको कमेंट्स में लिख के जाना, ठीक है? सेम बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास होगा। मैं तुमसे पूछ रही हूँ हेटेरोज़ाइगस फॉर बोथ ट्रेट, इसका मतलब क्या चीज़ पूछी है, ये तुम बताओगे। हेटेरोज़ाइगस फॉर बोथ ट्रेट पूछा है, दैट मीन चलो इतना बता देती हूँ, तुम्हारे पास यहाँ पे पूछा है इसके बारे में। इसके बारे में तुमसे पूछा है, इसकी प्रोजेनी दोनों को क्रॉस कराओ, पहले इसको क्रॉस कराना, पहले इसको इसके साथ क्रॉस कराना, फिर इसको इसके साथ क्रॉस कराना। अल्टीमेटली मुझे प्रोबेबिलिटी जो है वो अपनी कमेंट्स में लिख के जाना, ठीक है? चलो, ठीक है? तो चलो हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं ना वो अब खत्म हो गए। बताओ, पहले बताओ न्यूमेरिकल्स लगे कैसे? इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं जैसे कि पहले पूछ लेंगे गेमीट्स कितने बनेंगे, फिर एक अलग ही तरह का मेंडल क्रॉस दे देंगे, ठीक है? अलग तरह का मेंडल क्रॉस दे देंगे, फिर लोकस का क्वेश्चन आता है, उसके बाद नंबर ऑफ प्रोजेनी ज़ाइगोटिक कॉम्बिनेशन आता है। तो इस तरह के हमारे पास हमने 8 या 9 टाइप्स के हमने जो अपने न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, ठीक है? इसका आंसर तुम कमेंट्स में बता के जाओगे। पहले ये बताओ न्यूमेरिकल्स लगे कैसे? इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है? हेटेरोज़ाइगोट गैमीट्स बनाना, हेटेरोज़ाइगस काउंट करके हो जाता है। लोकस वाला क्वेश्चन भी आसानी से हो जाता है। लेकिन जहाँ नॉन मेंडेलियन क्रॉस की बात होती है ना, वहाँ पे कन्फ्यूज़न आनी शुरू होती है। मेन जो कन्फ्यूज़न है वो नॉन मेंडेलियन क्रॉस पे आती है। बताओ, बताओ समझ में आ गया सबको? बताओ फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बताओ, बताओ, बताओ। जो आपके क्रॉसेस के क्वेश्चन है ना, जो क्रॉसेस के हैं, वो तुम्हारे कब होंगे? जब हम अपने मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, हीमोफिलिया, सिकल सेल एनीमिया जो हम प्रोसेस करते हैं, वो हम तब करेंगे, ठीक है? अभी सिर्फ न्यूमेरिकल जितना पार्ट हो गया है, उस पे बेस्ड है। जो जितने जो क्रॉसेस होंगे ना, वो यस नेक्स्ट लेक्चर में तब वहाँ पे कंक्लूजन उनका हो जाएगा, ठीक है? वहाँ पे हम उनको कंक्लूड कर लेंगे जो क्रॉसेस वाले हैं। फर्स्ट ये बताओ न्यूमेरिकल सबको आगे समझ में? किसी भी टाइप में कोई प्रॉब्लम? बताओ किसी भी कोई नंबर बता दो, किसी में किसी कोई रिपीट करना हो कोई न्यूमेरिकल? बताओ सब बताओ। बताओ सब फटाफट से, समझ में आ गया ना? ओके, ओके, अच्छा समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं अपना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट हमने 2 लॉ हमने मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। 3 लॉ के अकॉर्डिंग हम जो थे अपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, समझ में आ गया सबको, ओके। 3 लॉ के अकॉर्डिंग हम अपने 2 लॉ पढ़ चुके थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था? जहाँ पे एक जीन जो एक एलील था वो दूसरी एलील को क्या कर रहा था? सप्रेस कर रहा था अपने नेचर में। फिर हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ लिया था। सेग्रीगेशन में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है 50% गेमीट्स जो है, मान लो कैपिटल T स्मॉल t है, तो कैपिटल T वाला एक के पास जाएगा, स्मॉल t वाला एक के पास जाएगा, 50-50% प्रोबेबिलिटी रहती है, जो था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थर्ड हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो लॉ है ना, ये लॉ आपका बेस्ड है आपके डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। ये जो ये लॉ होता है, ये हमारा बेस्ड होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, वो हमारा बेस्ड होता है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर, ठीक है? ये बात याद रखना कौन सा लॉ किस पे बेस्ड है। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि हमें कभी भी किसी के इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। दैट मीन्स इंटरफेरेंस कहने का मतलब, जैसे मैंने अपने डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या बताया था, मेरे पास इसकी क्रॉसिंग कराई थी, मैंने इसकी क्रॉसिंग कराई थी। ये जो लो है, ये क्या कहता है कि मेरे पास जब इसमें से या इसमें से जब इसके गैमीट्स बनेंगे या फिर इसके गैमीट्स बनेंगे, तो कभी भी ना ये इंडिपेंडेंटली असाइन होंगे और ये आपके इंडिपेंडेंटली एक गैमीट के अंदर आएँगे। तभी तो हमारे पास ये जो प्रोजेनी थी वो बन रही थी। ये लो कहता है कि मेरे पास हमेशा इंडिपेंडेंटली दोनों गैमीट्स आएँगे। मेरे पास कभी भी किसी ये ऐसा नहीं होगा कि अगर मान लो मैं Y लेके चल रहा हूँ तो दूसरा मेरे पास Y ही आना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। मेरे पास हमेशा इंडिपेंडेंटली मैं सेग्रीगेशन शो करता हूँ। मेरे पास कोई इंटरफेरेंस मुझे शो नहीं होनी चाहिए, कोई दखल नहीं होना चाहिए। ये कहता है हमारा लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट नाम से पता चल रहा है, दैट मीन्स ये आजाद रहता है। ये कहता है कि मैं किसी के लॉ के ऊपर मैं सेग्रीगेशन में कोई लॉ फॉलो नहीं करूंगा। मैं सीधा एक पेयर जो है दूसरे पेयर के बिल्कुल अब इंडिपेंडेंटली जो है गैमीट के अंदर आता है। ये सिंपल सा इसका लॉ था, किसका? हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। लेकिन इसमें ना
एक्सेप्शन आती है, पहले एक्सेप्शन से पहले समझो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बोला कि जब जब आपके पास इंडिपेंडेंटली गैमीट के पास जो है गैमीट्स जो है वो आएँगे। कैसे आते हैं? मान लो मेरे पास जो क्रोमोसोम्स हैं, मान लो मेरे पास 2 क्रोमोसोम्स हैं, इन 2 क्रोमोसोम्स में से ना ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी फॉलो होगा जब मेरे पास जो जीन्स है वो अलग-अलग क्रोमोसोम पे लोकेटेड होगी। जैसे कि मान लो ए जीन यहाँ पे लोकेटेड है, ए जीन यहाँ पे लोकेटेड है। या फिर मैं सिंपली बोलूँ बी वाली यहाँ है और स्मॉल बी वाली यहाँ है, या फिर कैपिटल बी जो भी है, मान लो, ठीक है? मान के चल लो। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी काम करेगा जब मेरी जो जीन्स है वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे होंगी। अगर मान लो मेरे पास जीन्स जो है वो सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड होगी, सेम क्रोमोसोम कहने का मतलब कि अगर मान लो मेरे पास ये जो ए वाली थी वो इस पे आ गई और जो बी वाली है वो इस पे आ गई, तो उस केस में मुझे क्या शो हो जाता है? मुझे लिंकेज वाली जो प्रॉपर्टी है वो शो हो जाती है। इसलिए क्वेश्चन आता है कि लिंकेज जो है किसका एक्सेप्शन है? तो हम आंसर देंगे कि जो लिंकेज वाला टर्म है वो हमारा एक्सेप्शन माना जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो सिर्फ डिफरेंट जीन्स के ऊपर काम करता है ना। जैसे ही मान लो डिफरेंट सेम क्रोमोसोम पे आपकी जो जीन्स है वो आ गई, वो लिंकेज शो करेगी। लिंकेज हम आगे पढ़ेंगे, लिंकेज क्या होता है, कैसे होता है, अभी हम स्टडी करेंगे। सिर्फ ये याद करो एक्सेप्शन क्या होती है, लिंकेज होती है हमारी किसके लिए? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए। सबको समझ में आया? बताओ, बताओ। समझ में आया सबको? बताओ, बताओ, फटाफट से बताओ, फिर मैं तुमको एनसीईआरटी से बताती हूँ। एनसीईआरटी में भी क्या कहता है, हमारा जो लॉ क्या कहता है, देखो 50% ऑफ आर, 50% जो आर है हमारा, जो गेमीट्स बियर कर रहा है वाई, और 50% के पास वाई है, सबको पता है 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास हमेशा क्या होता है, ये जो 4 गेमीट्स बनेंगे ना 25% के साथ प्रोबेबिलिटी के साथ बनेंगे, दैट मीन्स इंडिपेंडेंटली हमारे पास बनेंगे। कभी भी एक के अंदर दूसरा गेमीट नहीं घुसेगा, हमेशा इंडिपेंडेंट। नाम से पता चल रहा है इंडिपेंडेंट, तो दैट मीन्स इंडिपेंडेंटली यहाँ पे जो गेमीट्स है वो बनने वाले हैं। एक्सेप्शन याद रखना, एक्सेप्शन किसकी क्या है, तो लिंकेज इज द एक्सेप्शन फॉर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लो, ठीक है? चलो, अब हम बात करते हैं, ठीक है, सबको समझ में आ गया, प्राची, जागृति, श्रुति, शालिनी, डीजी, ठीक है, चलो। अब हम पढ़ते हैं हमारा कांसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, जागृति, ठीक है? चलो, कांसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, कांसेप्ट ऑफ डोमिनेंस देखो हमारा क्या कहता है, ये तुम्हारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद आता है, मैं तुमको पहले बता देती हूँ। इस टॉपिक इस वाले ना कंफ्यूजन बहुत होती है, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है? अभी एनसीईआरटी से मैं पढ़वाऊंगी क्या कंफ्यूजन होती है, देखो। कांसेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? ये कहता है कि मान लो मेरे पास ना एक ओरिजिनल जीन थी, एक ओरिजिनल जीन थी जिसमें अभी तक कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं हुआ, जिसमें अभी तक कुछ इवोल्यूशन नहीं हुआ, एक नॉर्मल जीन थी, किसी इंडिविजुअल के अंदर वो बैठी थी, ठीक है? उस ओरिजिनल जीन को हमने नाम दिया या तो वाइल्ड जीन, या तो हम उस जीन को दूसरा नाम दे सकते हैं डोमिनेंट जीन। दो नाम दे सकते हैं, या तो वाइल्ड जीन, दूसरा नाम हम उसको दे सकते हैं डोमिनेंट जीन, ठीक है? ये जो जीन होती है, हमें पता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो जीन होती है वही अल्टीमेटली आपका कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, और जैसे ही कैरेक्टर कंट्रोल होगा वो कैरेक्टर आपको एक्सप्रेस होना स्टार्ट करेगा आपकी बॉडी के अंदर। मान लो जैसे हाइट की बात थी, तो हाइट में आपका टॉल जो था वो कैरेक्टर आया। टॉल आपको दिखेगा बनता कैसे, दैट मीन जीन ही है जो अल्टीमेटली मेरे पास किसी भी एक्सप्रेशन के लिए जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है। अब क्या है, इस जीन के अंदर मान लो कुछ इवोल्यूशन हुआ, इस वाली जीन के अंदर मान लो कुछ कभी ना कभी कुछ इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन से क्या हुआ, वो जो जीन थी ना, वो दो पार्ट्स में इसको बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? मान लो जो जीन में जब इवोल्यूशन हुआ, वो जीन जो थी ना वो म्यूटेशन शो कर गई। वो जीन जो थी, म्यूटेशन का मतलब होता है कुछ ना कुछ चेंजेस आना किसी डीएनए की सीक्वेंस के अंदर, वो हम और आगे स्टडी करेंगे। फिलहाल समझो, मान लो इवोल्यूशन में कोई जीन आई, जीन में क्या हुआ, कुछ म्यूटेशन होगी, या तो वो जीन जो है वो मॉडिफाई होगी, वो जो जीन थी वो मॉडिफाई होगी, पहले की तरह जीन नहीं रही, ठीक है? अब क्या होगा, ये जो मॉडिफाइड जीन हुई है, अगर मान लो वो जो मॉडिफाइड जीन है वो बहुत ज्यादा कम एफिशिएंट है, मीन इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो कोई एक एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर पाए, मान लो वो जीन जो है इतनी काबिल नहीं है कि वो एक एक्सप्रेशन को शो कर पाए, तो उस केस में जो है ना आपका सेम फंक्शनल प्रोटीन निकलेगा। और हमें पता है प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैरेक्टर के लिए, और कैरेक्टर किस लिए होता है, हमारा एक्सप्रेशन के लिए। तो सिंपल समझो, अगर मान लो आपकी जीन है जो अगर उसने म्यूटेशन को शो कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा आपके पास जो और अगर मान लो उस सिचुएशन में भी आपकी जो जीन है वो बहुत कम एफिशिएंट है, और आपके पास सेम सेम ही तरह का आपको प्रोटीन, अभी भी सेम तरह का प्रोटीन प्रोड्यूस करके दे रही है जो कि आपका पहले पहले के टाइम पे डोमिनेंट वाली भी दे रही थी, तो क्या आपका इस केस में डोमिनेंट जो आपका फिनोटाइप है वो चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। इस केस में भी आपके पास जो जीन है वो डोमिनेंट की डोमिनेंट ही रहेगी। बेशक यहाँ पे इवोल्यूशन हुई, लेकिन जीन जो है अभी भी डोमिनेंट की डोमिनेंट ही रहेगी। क्यों हुई? तो दैट मीन्स यहाँ पे अभी मैं आपको एनसीईआरटी से दिखाऊंगी, वहां पे लिख रखा है कि जब आपका जो एंजाइम है वो लेस एफिशिएंट होता है ना, उस टाइम पे क्या होता है, आपके पास फिनोटाइप कभी भी अफेक्टेड नहीं होता और मेरे पास डोमिनेंट वाली जो चीज है मुझे देखने मिलती है। लेकिन अगर एक सिचुएशन मान लो कि मेरे पास जीन जो है म्यूटेशन तो उसने शो करी है, या फिर मैं सिंपली बोलूं जो जीन है मेरे पास वो मॉडिफाई तो अभी भी हुई है, लेकिन उस केस में मेरे पास दो सिचुएशन फिर आएंगी। मान लो जो मेरे पास म्यूटेशन वाली जो जीन है उसने कोई प्रोटीन ही प्रोड्यूस नहीं करा, या फिर उसने प्रोटीन प्रोड्यूस तो करा लेकिन वो फंक्शनल है ही नहीं प्रोटीन। यहाँ पे हमने क्या बात करी, लेस फंक्शनल, प्रोटीन निकला लेकिन बहुत ही कम एफिशिएंट है। लेकिन यहाँ पे एक जीन आई, उसने कैसी चीजें शो करी कि प्रोटीन उसने शो ही नहीं करा, या फिर उसने प्रोटीन अगर बनाया भी या कैरेक्टर अगर शो भी करा तो बहुत बिल्कुल नॉन फंक्शनल कैरेक्टर उसने शो करा। इस केस में मुझे कैसी चीज, इस केस में मुझे दिख जाएगा रिसेसिव एलील। यहाँ पे मैं सिंपली बोल सकती हूँ कि यहाँ पे मेरा जो फिनोटाइप है ना वो मेरे पास अफेक्ट हो जाएगा। इस केस में सिर्फ मेरे पास फिनोटाइप अफेक्ट होगा, और जैसे मेरे पास फिनोटाइप अफेक्ट होगा तो जीन है वो अब डोमिनेट नहीं रहेगी, अब जीन जो है वो डोमिनेंट से रिसेसिव पे आ जाएगी। इसी तरह से हमारे पास
बाद डोमिनेंट रिसेसिव में जो हम बोलते हैं ना ये डोमिनेंट है ये रिसेसिव है, तो इसी तरह से हमें रिसेसिव वाली जीन दिखती है और हमें डोमिनेंट वाली जीन दिखती है। तो समझ में आया सबको कि हमें डोमिनेंट रिसेसिव जीन्स क्यों दिखती है? बताओ सबको समझ में आया? बताओ थम्स अप दे दो फटाफट से अगर सबको समझ में आ गया डोमिनेंट रिसेसिव। इसका जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, ये देखो ये दे रखा है आपको। मॉडिफाइड एलील जो है 3 तरह की चीजें दे सकती है, लेस एफिशिएंट, नॉन फंक्शनल या फिर कोई एंजाइम ही ना दे, जो हम 3 सिचुएशन ऊपर पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि मॉडिफाइड एलील जो है अनमॉडिफाइड के एलील होगी तो आपका सेम फिनोटाइप आएगा, सेम फिनोटाइप आएगा तो अच्छा मैं प्राची करती हूँ दोबारा, ठीक है। ठीक है, तो उससे क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, लेकिन हमारा जो फिनोटाइप और सबसे ज्यादा कॉमन आपकी कौन सी सिचुएशन रहती है, जो मैंने फर्स्ट वाला बताया वो सबसे ज्यादा कॉमन रहता है। ठीक है, अब फिर लिखा हुआ है बट अगर अगर मान लो मेरे पास नॉन फंक्शनल एंजाइम आया या फिर मेरे पास कोई एंजाइम आया ही नहीं, जो मैंने सेकंड वाले में आपको बताया है, उस टाइप में क्या होगा, उसमें आपका जो फिनोटाइप है वो अफेक्ट हो जाएगा और मेरे पास जब फिनोटाइप अफेक्ट होगा तो मेरे पास जो है मुझे रिसेसिव एलील जो है मुझे अब शो होने लग जाएगी। ये जो पैराग्राफ था थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इसलिए मैंने तो बता दिया। अच्छा प्राची देखो, मैंने क्या बताया, हमारी मान लो एक जीन थी जो कि डोमिनेंट थी, जो कि वाइल्ड टाइप हम उस जीन को कह सकते हैं। मान लो उस जीन के अंदर क्या हुआ, एक बार कभी ना कभी इवोल्यूशन हुआ। जैसे इवोल्यूशन हुआ, मेरे पास जो जीन थी अगर उसमें म्यूटेशन शो हो गई या फिर वो जीन जो है वो मॉडिफाई होगी किसी तरह से, लेकिन वो अभी भी मॉडिफाई होके अगर वो कोई एक्सप्रेशन या फंक्शन शो कर रही है तो वो बहुत लेस एफिशिएंट फंक्शन शो कर रही है, फिर लेस एफिशिएंट कैरेक्टर को वो अब शो कर रही है। दैट मींस उस केस में मेरे पास सेम फिनोटाइप अभी भी आएगा, जैसे पहले फिनोटाइप आ रहा था वही फिनोटाइप अभी आएगा। और अगर कोई चेंज ही नहीं आया तो डेफिनेटली सी बात है कि मेरे पास अभी भी क्या है, डोमिनेंट वाली सिचुएशन, डोमिनेंट एलील ही रहेगी, डोमिनेंट वाली जीन में कुछ भी फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो मेरे पास जीन मॉडिफाई हुई है, लेकिन वो जो जीन मॉडिफाई हुई है उसने कोई प्रोटीन ही प्रोड्यूस नहीं करा या फिर उसने प्रोटीन प्रोड्यूस करा वो भी, लेकिन करा कैसा, बिल्कुल नॉन फंक्शन, जो काम ही नहीं कर रहा, उस केस में मेरे पास फिनोटाइप इफेक्ट हो जाएगा और जैसे फिनोटाइप इफेक्ट हुआ मेरे को रिसेसिव एलील जो है वो शो होनी स्टार्ट हो गई। बताओ प्राची समझ में आया? प्राची ठीक है, सबको समझ में आ गया, एलिजा हर्ष शालिनी ठीक है। ठीक है, अच्छा हो गया प्राची क्लियर, ओके। चलो अब हम करते हैं अपनी एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन हमारी 2 एनसीईआरटी दे रखी है, 2 दे रखी है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरी है हमारी कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें कहती है कि डोमिनेंट एलील इज अनेबल टू एक्सप्रेस कंप्लीटली। जैसे हमने अपने मोनोहाइब्रिड में पढ़ा था, राउंड वाला था वो कंप्लीटली राउंड शो कर रहा था, येलो वाला था कंप्लीटली येलो शो कर रहा था। लेकिन मेरे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जो मेरे पास डोमिनेंट वाली भी है ना, चाहे मेरे पास होमोजाइगस ये वाला, चाहे मेरे पास ये वाला भी हो सिचुएशन प्रेजेंट, लेकिन फिर भी ये जो जीन है अपने आप को एक्सप्रेस कभी कर ही नहीं पाएगी, कंप्लीटली डोमिनेट ये कर ही नहीं पाएगी। ये होता है मेरे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस अब देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ना एग्जांपल हमें एनसीईआरटी में दे रखा है, हमने जहाँ पे अपने पिंक फ्लावर, जैसे कि मान लो अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, अगर हम अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर हम लेते तो हम जब इसकी क्रॉसिंग कराते तो मेरे पास क्या सिचुएशन बनती, मैं रेड बोलती थी, अगर मान लो मेरे पास रेड जो थी वो डोमिनेंट होती। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मेरे पास क्या होता है, जो जीन्स होते हैं वो डोमिनेंट नहीं रहती, ये जो जीन होती है ये अलग तरह का इफेक्ट शो करने लग जाती है। कैसा इफेक्ट शो करती है ये देखो, मान लो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मेरे पास क्या होता है, अगर मान लो मैंने इनकी जो है क्रॉसिंग यहाँ पे मैंने कराई, जब मैं इनकी क्रॉसिंग कराऊंगी ना, अब मैं इसको रेड नहीं कहूंगी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहता है कि तुम किसी जीन को एक दूसरे के ऊपर, मतलब देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता था कि जहां डोमिनेंट मुझे जीन दिखी वो दूसरे को मास्क कर लेगी या फिर सप्रेस कर देगी, जिससे कि एक ही जीन जो है अपना सुपीरियर बिहेवियर शो करने लग जाएगी। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये हमारे पास रेड नहीं बनता, बल्कि हमारे पास पिंक सिचुएशन आ जाती है। कैपिटल आर स्मॉल आर को हम पिंक बोल रहे थे, वहां पे हमने रेड नहीं बोला था। तो दैट मीन्स यहाँ पे सिंपल, और ये रेड, ये मेरे पास था रेड, ठीक है, ये चीज मैंने यूज की थी हमारे पास रेड के लिए, ये चीज मैंने यूज की थी हमारे पास व्हाइट के लिए। ठीक है, अगर हम मोनोहाइब्रिड लेते तो हमारे पास बनता रेड, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, जो कि एक एक्सेप्शन थी मेंडल के लॉ की उसके, उसमें क्या बना, रेड और व्हाइट जैसे हमने कंबाइन करा हमारे पास पिंक फ्लावर बन गया। कभी भी हमारे पास रेड नहीं बना, क्योंकि अगर हम नॉर्मल लेते तो रेड बनता, लेकिन बना क्या हमारे पास पिंक। और जब हम इसकी अपने इस पिंक वाले की जब हम इसकी सेल्फ क्रॉसिंग करा देंगे, जैसे हमारे पास इसकी ही जब हमने सेल्फ क्रॉसिंग करा देंगे, तो हमारे पास देखो, तुम सेल्फ क्रॉसिंग कराओ तो तुम बताओ, सेल्फ क्रॉसिंग इसकी खुद करा के दिखाओ मुझे, और मुझे बताओ जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या बनेगा इसका, क्रॉसिंग करके बताओ और मुझे बताओ। पिंक वाले फ्लावर का जब मैंने सेल्फिंग कराई तो मेरे पास जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो मेरे पास क्या निकल के आएगा, बताओ। सबको आते हैं ना प्यूनेट स्क्वायर बनाना, बिल्कुल सिंपल सा है। बताओ जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो, बताओ बताओ जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो क्या कहोगे तुम इसमें? देखो सिंपल सा करना है, जैसे ही तुम इसकी क्रॉसिंग कराओगे तुम्हारे पास ये बन के आएगा, फिर ये, फिर ये, और मेरे पास ये बन के आएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या रेशियो आ जाएगा यहाँ पे, 1:2:1।
और ये तो आई चलो ये तो तुम मान के जीनोटिपिक तो हाँ ठीक है, जीनोटिपिक तो मान लिया मैंने ठीक है आ गया सेम। लेकिन अगर तुम मोनोहाइब्रिड पे जाते ना तुम्हारे पास तुम बोलते 3:1 आ गया, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। ये तो पिंक के लिए है ना, ये तो मेरे पास दोनों पिंक के लिए आ गए, ये रेड के लिए था, ये व्हाइट के लिए था। दैट मींस मेरे पास फिनोटिपिक हो या फिर मेरे पास जीनोटिपिक हो, दोनों रेशियो मेरे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमेशा 1:2:1 ही रहती है। क्वेश्चन आता है जैसे हमने पढ़ा था टेस्ट क्रॉस, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। टेस्ट क्रॉस में भी और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी हमेशा चाहे फिनोटिपिक हो जीनोटिपिक रेशियो हमेशा सेम आती है। ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जिसमें आपको सेम फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो दिखती है, तो आंसर आ जाएगा आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा आपका टेस्ट क्रॉस। देखो एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हो वही चीज हमने पढ़ी, जब हमने इनकी क्रॉसिंग कराई मेरे पास क्या निकले, पिंक वाले फ्लावर्स आए, ठीक है। उसके बाद फिर हाँ ये हमने पढ़ लिया था, पेयर ऑफ अलीसियम हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, ठीक है ठीक है। ये देखो एनसीईआरटी में आपको डायग्राम दे रखा है, रेड को और आपने व्हाइट को कराया, क्या निकल के आया मेरे पास पिंक। पिंक की जब मैंने सेल्फ क्रॉसिंग कराई तो फिनोटिपिक रेशियो भी आई और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आ गई। और कि कैसा किसमें होता है ऐसा, ये होता है मेरे पास स्नैप ड्रैगन वाले प्लांट में। तो इसका एग्जांपल याद रखना, एग्जांपल आएगा कि स्नैप ड्रैगन में क्या दिक्कत, तो आप कहोगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होता है मेरे पास किसमें, किसमें मुझे होता है स्नैप ड्रैगन के अंदर। ये देखो तुम देख सकते हो यहाँ पे पिंक फ्लैश दिख रहे हैं ना, यहाँ पे तुम देखो यहाँ पे तुम्हें पिंक फ्लैश दिख रहे हैं, तो इस तरह से हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस से पिंक फ्लैश जो है वो आते हैं। और कहाँ आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो सकती है, फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलपा, जिसको हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। याद रखना, आता नहीं है सिंपल से, लेकिन याद कर लो। 4 o'clock प्लांट के अंदर भी आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होती है। स्टार्च सिंथेसिस में भी जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो शो होती है। कैसी होती है इस चीज को ध्यान से समझना। देखो क्या होता है हमारे पास ना, स्टार्च बनाने के लिए ना हमारे पास एक जीन होती है जिसका नाम होता है बी जीन। जो बी जीन होती है मेरे पास क्या होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है स्टार्च की सिंथेसिस के लिए। ये जो बीन होती है ना, बी होती है जो हमारे पास बी जीन होती है, दो तरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एक रिस्पॉन्सिबल होती है साइज के लिए, दूसरी कंट्रोल करती है मेरे पास सीड की शेप को। किस तरह से, ये देखो हमें पता है अगर मान लो मैं कैपिटल बी कभी भी डोमिनेंट वाली सिचुएशन यूज करूं, तो मेरे पास डोमिनेंट वाली सिचुएशन में क्या आता है, मेरे पास बड़ी बड़ी स्टार्च प्रोड्यूस होती है। और मेरे पास स्मॉल बी में मेरे पास क्या होता है, हमेशा स्मॉल जो मेरे पास स्मॉल वाली स्टार्च होती है वो प्रोड्यूस होती है। अगर मान लो मैंने क्या करा, अगर मान लो मैंने देखो सबसे पहले क्या होता है, मेरा गेमीट्स बनते हैं, गेमीट्स दोनों के बन गए। गेमीट्स के बाद मेरे पास जब F1 जनरेशन बनती है तो मेरे पास क्या बनता है, बीबी। अगर मान लो मैंने बोला स्टार्च सिंथेसिस में मेरे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस लगती है। अगर इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस लगती है तो पहले तो मेरे पास क्या था, बड़ी बड़ी स्टार्च, बड़ी बड़ी कैपिटल बी ना बड़ा बड़ा बोला, स्मॉल बी को मैंने छोटा छोटा बोला। तो कैपिटल बी स्मॉल बी कैसा बनाएगा, डेफिनेटली इंटरमीडिएट का आ जाएगा वो। तो जैसे पिंक जो था वो दोनों को लेके चला, इंटरमीडिएट साइज बन गया। इसी तरह से जब मैं स्टार्च में देखूंगी, स्टार्च में मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट सिचुएशन नहीं आ जाएगी, क्योंकि कैपिटल बी बड़े को बना रही है, स्मॉल बी छोटे को बना रही है। तो कैपिटल बी स्मॉल बी किसको बना देगी, इंटरमीडिएट साइज वाले को। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास बी का, अगर मैं बी वाली जीन देखूं या स्टार्च सिंथेसिस में देखूं, अगर मान लो मैं साइज को कंसीडर करूं, तो साइज कंसीडर में जब मैं बोलूंगी, अगर मैं साइज को कंसीडर करके चल रही हूँ, तो उस केस में मुझे इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टार्च सिंथेसिस में अगर मान लो मैं अपना क्राइटेरिया साइज लेके चल रही हूँ, तो उस स्टेट में मुझे डोमिनेंस नहीं, उस स्टेट में मुझे इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होती है। बताओ सबको समझ में आया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन अगर मैंने बोला बी जीन जो थी मेरी दो को कंट्रोल करी थी, चलो मैंने साइज की तो बात कर ली। अब मैं आती हूँ शेप पे, अब मैं आती हूँ यहाँ पे शेप पे। शेप देखो, अब इस शेप में अगर मान लो मैंने सिंपल यहाँ पे मैंने बोला कि मेरे पास कैपिटल बी थी ना, जो मेरे पास राउंड शेप प्रोड्यूस कर रही है, और जो स्मॉल बी थी मेरे पास वो रिंकल्ड, इस तरह से रिंकल्ड टाइप की शेप शो कर रही है। लेकिन जब मैंने इनकी क्रॉसिंग कराई तो मेरे पास पता क्या बन के आया, मेरे पास बन के आया अभी भी राउंड ही। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि अगर मान लो मैं बात करूँ साइज की, तो मेरे को शो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बात करूं मैं सीड की शेप की, तो मेरे पास शो होता है डोमिनेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कब शो होता है और मेरे पास डोमिनेंस कब शो होता है। ठीक है, बताओ सबको समझ में आ गया। ठीक है हाँ, और इस केस में भी तुम क्या देखोगे, वही फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो तुम्हारी अभी भी, इसको सेल्फ क्रॉसिंग करा के देखोगे सेम आएगी। क्यों सेम आएगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है ये। ठीक है चलो सबको समझ में आ गया। ठीक है चलो ठीक है। अच्छा ये लाइन एक बार देख लो, यहाँ पे एनसीईआरटी में ना एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है सबको समझ में आ गया। ये देखो लिखा हुआ है, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर फॉर अ जीन प्रोडक्ट दैट इट इज इन्फॉर्मेशन फॉर। अब देखो तुमने क्या पढ़ा अभी कि जो बीबी वाली जीन थी, ठीक है सबको ओके ओके, जो बीबी वाली मेरे पास जीन थी वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, मतलब वो एक्चुअल में हमने क्या बोला कि आना तो रेड चाहिए था, लेकिन हमने बोला कि जीन के पास जो इन्फॉर्मेशन है ना, एट द एंड मेरे पास ये डोमिनेंस कोई एक ऑटोनोमस फीचर नहीं है। मुझे डोमिनेंस की जगह मुझे इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो हो सकता है। इट डिपेंड्स, वो डिपेंड करता है किस पे, जीन के प्रोडक्ट पे, कि अल्टीमेटली आपके पास जैसे कैपिटल बी स्मॉल बी बन के आया था, तो वो कह रहे हैं एट द एंड डिपेंड किस करता है आपके पास जो जीन का प्रोडक्ट क्या बन के आ रहा है और किस तरह का फिनोटाइप एट द एंड वो प्रोड्यूस कर रहा है। अब जैसे इसने किस तरह का फिनोटाइप प्रोड्यूस किया, इंटरमीडिएट वाला, तो डेफिनेटली जो डोमिनेंस है वो मेरे पास कोई ऑटोनोमस फीचर नहीं है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो हो सकता है। और लेकिन वो डिपेंड किस पे करेगा कि आपके पास एट द एंड प्रोडक्ट क्या बन के आ रहा है।
जैसा प्रोडक्ट आएगा वैसे आपको चीज़ें जो है वैसा आपको एक्सप्रेशन जो है वो शो होगा। तो अल्टीमेटली ये जो आपकी लाइन्स है थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न होती है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। बताओ सबको समझ में आ गई ये लाइन्स भी? फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेकंड एक्सेप्शन व्हिच इज़ कोडोमिनेंस। बताओ, बताओ। चलो देखते हैं कोडोमिनेंस। देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या बोला कि एक जीन जो थी वो दूसरे को मतलब अपना कंप्लीट इफेक्ट शो नहीं कर पा रही थी। लेकिन कोडोमिनेंस क्या होता है कि यहाँ पे हमारी 2 एलील्स जो है ना इक्वल इंपॉर्टेंस देके चलेगी। मीन्स एक नहीं, यहाँ पे दोनों एलील जो है राजा बन जाएगी। ठीक है? वहाँ पे एक भी नहीं थी, यहाँ पे दोनों बन जाएगी। ये होता है कोडोमिनेंस। ठीक है? सबको समझ में आ गया विलिप्सा, शालिनी, दीजिए ठीक है। ठीक है? तो कोडोमिनेंस क्या होता है जहाँ पे आपको इक्वल डोमिनेंस दिखती है दोनों एलील्स की किस तरह से। पहली बात देखो जैसे हमने वहाँ पे उसके 2 एग्जांपल अलग याद करे जैसे कि हमने फोरो क्लोक प्लांट का याद किया था। सिमिलरली कोडोमिनेंस में भी एक और एग्जांपल याद रखना कोट कलर इन कैटल। कैटल के अंदर जब तुम कोट कलर की बात करते हो ना वहां पे तुम्हें क्या दिखता है कोडोमिनेंस शो होता है किस तरह से ये देखो कोडोमिनेंस कैसे जैसे कि मान लो मेरे पास ये जो था मेरे पास ये रेड वाला था ये जो मेरे पास मान लो रेड कलर की काऊ थी ये मेरे पास जो थी ये रेड कलर की काऊ थी और ये जो थी मेरे पास कैसी कलर थी व्हाइट कलर की काऊ थी रेड और व्हाइट कंबाइन करके ना यहाँ पे जो काऊ बनती है ना मान लो तुम्हारे पास ये काऊ है बहुत गंदी सी काऊ है इग्नोर दिस ठीक है जो मेरे पास मान लो काऊ बनी यहाँ पे इस काऊ के पास आपको कैसे मिलेंगे आपको यहाँ पे रेड काऊ और व्हाइट काऊ दोनों का मिक्सचर मिलता है तो उस केस में आपको क्या मिलता है यहाँ पे मुझे क्या मिलता है मुझे रोन का मतलब होता है रेड व्हाइट जब कंबाइन हो जाता है तो मीन ऐसे कलर के आपको जो है काऊ मिलने लग जाती है तो अब देखो यहाँ पे रेड व्हाइट दोनों मिलकर एक नई काऊ बन गई तो दैट मीन यहाँ पे दोनों जीन ने अपना एक्सप्रेशन इंडिविजुअली शो किया इसलिए मैं कहूंगी कि मेरे पास यहाँ पे क्या होगा इक्वल डोमिनेंस जो है मुझे शो होगा किसके केस में कैटल के केस में मुझे इक्वल डोमिनेंस दोनों एलील्स का यहाँ पे शो होगा ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया सिकल सेल एनीमिया में ना हम इसको वैसे अपने मेंडेलियन डिसऑर्डर में स्टडी करते हैं ठीक है वैसे चलो इसको मेंडल डिसऑर्डर में याद करेंगे फिलहाल सिर्फ एग्जांपल याद करो कॉट कलर इन कैटल में हमें शो होता है और हमें सिकल सेल एनीमिया में क्या शो होता है को डोमिनेंस ठीक है मेन चीज जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है को डोमिनेंस का मेजर एग्जांपल वो है हमारा एबी ब्लड ग्रुपिंग देखो एबी ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है हमारे पास मान लो मेरे पास ये एक क्रोमोसोम जो था लोकेटेड था एबी जैसे मैंने बोला था स्टार सिंथेसिस के लिए हमारे पास कौन सी जीन थी बी जीन थी ठीक है सिमिलरली एबी ब्लड ग्रुपिंग में मेरे पास कौन सी जीन जो है वो लोकेटेड होगी कौन सी जीन्स लोकेटेड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आई जीन ठीक है कौन सी जीन होती है उसके लिए मेरे पास आई जीन होती है जैसे बी के लिए स्टार्च के लिए बी वाली थी ठीक है ये जो आई जीन होती है ना ये हमें मल्टीपल एलिलिज्म शो करती है मल्टीपल एलिलिज्म कैसे देखो हमने पढ़ा था कि हमारी एक जीन की ना दो कंट्रास्टिंग फॉर्म्स हो सकती है मींस दो एलील्स हो सकती है लेकिन यहाँ पे हमारा ये जो हमारा अपना एबी ब्लड ग्रुपिंग देखना है यहाँ पे हम एक एक्सेप्शन देखते हैं कि यहाँ पे हमें तीन तरह के एलील्स मिल गए तीन तरह की कौन सी आई ए आई बी और आई ओ या फिर सिंपली स्मॉल आई तुम लिख सकते हो यहाँ पे हमें मल्टीपल एलिलिज्म शो होती है मल्टीपल एलिलिज्म कैसे बोला मैंने यहाँ पे क्योंकि मुझे यहाँ पे एक दो से ज्यादा जो है जीन्स मेरे पास रिस्पॉन्सिबल होती हुई दिखी जो मेरे पास आई ए और आई बी है ना ये मेरे पास होती है डोमिनेंट और जो यवली होती है ना ये इसको मैं बोलती हूँ रिसेसिव याद रखना ये जो होते हैं मेरे पास डोमिनेंट जीन्स होती है ये मेरे पास कौन सी होती है रिसेसिव होती हैं किस तरह से अब देखो मान लो तुम्हारे पास अगर जीनोटाइप किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जीनोटाइप इस तरह का है तो तुम बोलोगे ए उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है ए कैसे बोला क्योंकि ये तो रिसेसिव है ना और ए वाला मेरे पास डोमिनेंट है तो दैट मीन उसको रिसेसिव सप्रेस करके ये निकल गया मेरे पास ए सिमिलरली बी है तो मेरे पास आ जाएगा बी अगर ओ रिस्पॉन्सिबल है दैट मीन मेरे पास बंदे का ओ ब्लड ग्रुप होगा अगर ए बी है तो दैट मीन मेरे पास ए बी जो है ब्लड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा तो मैं क्वेश्चन पूछूं कि तुमसे कहेंगे मेरे पास को डोमिनेंस जो है वो कौन शो करता है ए बी शो करता है या फिर ए बी ओ शो करता है बताओ चलो इसका बता दो ए बी शो करता है या फिर एबीओ हमारे पास जो है कोडोमिनेंस शो करता है क्या शो करता है रियाज मैम मतलब रेड पर व्हाइट पैचेस होंगे व्हाइट के या फिर दोनों कलर कलर ब्लेंड ब्लेंड नहीं होते दोनों पैचेस हमें दिखते हैं वहां पे पैचेस हमें वहां पे दिखते हैं ठीक है और उसी काव को फिर हम रॉन कलर काव बोल देते हैं एबीओ मैंने पूछा कोडोमिनेंस कौन शो कर रहा है मैंने ये नहीं पूछा मल्टी देखो मल्टीपल एलिरिज्म क्या थी तीन जीन के लिए थी ए बी और मेरे पास ओ ये इसने शो करा मेरे पास मल्टीपल एलिरिज्म दैट मींस मेरे पास तीन जीन्स ने दिखाया मैंने पूछा कोडोमिनेंस तो सिर्फ इसने शो करा ना कैसे क्योंकि ए ने भी अपने आप को एक अलग सिचुएशन में एक्सप्रेस कर लिया और बी ने भी एक्सप्रेस कर लिया तभी तो मेरे पास जाके क्या बना ए बी बना ना तभी मेरे पास क्या बनता है ए बी वाला मेरे पास बनता है जब दोनों एक्सप्रेस करते हो इसी सिचुएशन को तो मैंने बोला था कि मेरे पास कोडोमिनेंस क्या होता है जब मेरे पास दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करें मल्टीपल एलिज्म इसने एबीओ ने शो करी लेकिन एबी ने क्या शो करा सिर्फ कोडोमिनेंस शो करा ठीक है हाँ अब सबका ठीक है ठीक है, चलो अब मैं हमें बता दिया मैंने एबीओ जो है मेरे पास मल्टीपल एलिज्म शो होता है। लेकिन ना एबीओ जो हमारे पास ये है जो हमें अगर हमें कभी मल्टीपल एलिज्म की हमें अगर समझना हो, ये हमेशा हमें पॉपुलेशन में स्टडी करना पड़ेगा। अगर मान लो मैं कोई एक इंडिविजुअल खड़ा कर दूँ और उसमें मैं जीन स्टडी करूँ, उसमें अगर मान लो मैं स्टडी करूँ, एक के अंदर 2 जीन्स हो सकती हैं तो दैट मीन्स या तो उसके अंदर चलो मान लो एबी वाला मेरे पास उसके अंदर हो भी गया, तो क्या मैं मल्टीपल एलिज्म का इफेक्ट देख पाऊँगी? मल्टीपल एलिज्म के लिए मुझे तीनों चीज़ें चाहिए, एबी वाला भी देखना पड़ेगा, बी वाले बंदे को भी देखना पड़ेगा, ओ वाले को भी देखना पड़ेगा। तो दैट मीन इसलिए हम कहते हैं मल्टीपल एलिज्म जब हमें कभी भी
स्टडी करना हो, तो वो हम हमेशा पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे कभी भी नहीं करते, ठीक है? अब देखो कि हमारे पास क्या है, हम जो बोलते हैं कि इसके अंदर ये ब्लड ग्रुपिंग है, वो चीज़ होती कैसे है? ये देखो, क्या होता है हमारे पास ये आरबीसीज़ बना रखे हैं मैंने, ये हमारे पास आरबीसीज़ होती हैं। इन आरबीसीज़ के ऊपर क्या होता है, हमारे पास ना इस तरह से हमें पता है, ह अगर आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा होगा कि आरबीसीज़ के ऊपर ना कुछ वो होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स ये सब होते हैं। तो क्या होता है, हमारे पास इस आरबीसीज़ के उ इस इसकी आरबीसीज़ के ऊपर ही हमें क्या मिलते हैं, कुछ टाइप ऑफ शुगर्स हमें यहाँ पे मिलती हैं। ये जो शुगर्स है ना, इस पे मुझे शुगर मिलती है, इन सब पे मुझे ना शुगर टाइप मिलती हैं। ये जो शुगर है ना, ये शुगर जब मेरे पास एंजाइम के साथ मिल जाती है, एंजाइम का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे एन-एसिटाइलगैलेक्टोसामीन होता है, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो क्या होता है, जब ये मेरे पास एंजाइम के साथ मिल जाती है ना, उस केस में मेरे पास क्या बन जाता है, एंटीजन मिल जाता है, एंटीजन मिल जाता है। अगर मान लो मेरे पास किस तरह कोई ऐसा एंजाइम मेरे पास कंबाइन आके करा जिसके पास ए ब्लड मतलब जिसके पास ए एंटीजन प्रेजेंट था, तो इस केस में मेरे पास जो आरबीसीज होगी किसी इंडिविजुअल के अंदर, उसके अंदर आरबीसीज कैसी आ गई, ए वाली आ गई, तो दैट मीन्स उस पर्सन के अंदर हमें जो है उसकी जो ब्लड ग्रुप है वो ए मिल जाएगा। अगर मान लो इस तरह का एंजाइम आया तो मेरे पास, अगर मान लो बी वाला आया, तो दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे कैसा ब्लड ग्रुपिंग बन जाएगा, बी वाला बन जाएगा। अब क्या है, अगर जैसे अब इसकी हम बात करते हैं, ये वाली हम बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुपिंग की। ए बी ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है, किसी पर्सन के अंदर ए वाला भी और मेरे पास बी वाला भी, मीन्स उसके पास जो शुगर होती है वो दोनों तरह की प्रेजेंट होती है। इसीलिए किसी इंडिविजुअल के अंदर हमें जो है दो तरह की हमें ए बी ब्लड ग्रुपिंग मिलती है, मीन्स दो तरह के हमें जीन्स जो है अपना अपना इफेक्ट जो है वो शो करती है। फोर्थ टाइप आता है हमारे पास ओ ब्लड ग्रुपिंग। ओ ब्लड ग्रुपिंग में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। हमारे पास ओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर कोई भी एंटीजन हमें प्रेजेंट नहीं मिलता। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो ओ वाला होता है वो रिसेसिव होता है, और जो ओ वाला होता है वो कोई भी टाइप ऑफ शुगर जो है प्रोड्यूस नहीं करता। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि हमारे पास जो है वो शुगर प्रोड्यूस कौन करता है, कौन नहीं करता। तो ए बी बोथ टाइप ऑफ शुगर को एक्सप्रेस करता है, इसलिए वो कोडोमिनेट शो कर पाता है, लेकिन जो ओ होता है वो कभी भी कोई भी लाइक हमें जो है एंटीजन उसके पास शो नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर एंड ए बी इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है? अब देखो इसका फॉर्मूला देखो, अगर तुम्हारे पास जीनोटाइप, अगर तुम्हारे पास मल्टीपल एलिज्म मान लो 3 तरह की है, 2 तरह की अगर ऐसे आ जाए तो फटाफट ईज़ी होता है निकालना। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स आ जाए कि वहाँ पे हमें पता ही ना चले कि कितनी हमारे पास जो है मल्टीपल एलिज्म आपको दे दी, बहुत सारी एलील्स दे दी, तो कितने आपके पास जीनोटाइप्स बनेंगे और कितने आपके पास फेनोटाइप्स बनेंगे, उसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा। अगर तुम्हें निकालना हो जीनोटाइप्स कितने बनते हैं, तो जीनोटाइप्स के लिए होता है n/2 एंड n+1, ठीक है? जहाँ पे तुम्हारा जो ये n है, ये है नंबर ऑफ एलील्स, ये है तुम्हारे पास नंबर ऑफ एलील्स, ठीक है? एक होता है मेरे पास यहाँ पे फिनोटाइप। फिनोटाइप मेरे पास सिंपल मैं निकालूंगी n+1, ठीक है? जैसे इसमें पुट करके देखो, यहाँ पे मेरे पास ब्लड ग्रुपिंग के लिए 3 रिस्पॉन्सिबल थी, इसमें 3 पुट करो, 3/2 एंड 3+1 4, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा 2, दैट मीन्स 6। तो इसका मतलब ए बी ब्लड ग्रुपिंग के अंदर मेरे पास मुझे 6 तरह के मुझे जीनोटाइप्स दिखेंगे, अभी दिखाऊंगी 6 वाले कौन से होते हैं, ठीक है? और फिनोटाइप्स की अगर मैं बात करूं, n+1 सीधा करो, 3+1 4, दैट मीन्स 4 तरह के फिनोटाइप्स मुझे मिलते हैं, किसमें, मेरे पास ए बी ब्लड ग्रुपिंग में। तो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला, जीनोटाइपिक मुझे कहाँ दिखता है, मुझे फिनोटाइप वाला कहाँ दिखता है, ठीक है? तो इसका सिंपल फॉर्मूला निकाल सकते हो, एंड दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द मल्टीपल एलिलिज्म के लिए, ठीक है? अब देखो 6 तरह के जीनोटाइप्स मेरे पास कौन से होते हैं, ये देखो। ये तरह के जीनोटाइप्स देखो, मान लो मेरे पास है IAA, ठीक है? इसमें मुझे रिस्पॉन्सिबल मेरे को मिलके आ गया ए ब्लड ग्रुपिंग। AB है तो AB आ गया, IA और IO या फिर सिंपल स्मॉल i भी लिख सकते हो, इसकी जगह तुम IO भी लिख सकते हो, तो मेरे पास ब्लड ग्रुपिंग आ गई ए। ये हुआ तो ये, इसको तुम अच्छे से स्टडी कर सकते हो। दैट मीन्स कितनी तरह के जीनोटाइप्स मेरे पास पॉसिबल हुए, 6, 1 2 3 4 5 6। और II वाला जो होता है हमारे पास, ये इसको हम अपना रिसेसिव वाली कंडीशन बोलते हैं, ठीक है? तो याद, ये बात याद रखना बस हमेशा कि फिनोटाइप्स जो होते हैं, फिनोटाइप जो होते हैं वो होते हैं 4, 4 फ से याद रख सकते हो, ठीक है? फिनोटाइप्स होते हैं 4, और जीनोटाइप्स जो होते हैं मेरे पास वो कितने होते हैं, 6। कैसे होते हैं, न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है? दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है? और जीनोटाइपिक जो मैंने तुम्हें दिखा दी किस तरह के 6 मेरे पास जीनोटाइपिक जो रेशियो हैं वो बनते हैं, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ लिख रखी है एनसीईआरटी में लाइन, मल्टीपल एलिलिज्म 3 एलील्स इसके लिए रिस्पांसिबल, एंड मल्टीपल एलील्स कैन बी फाउंड व्हेन ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड। इंडिविजुअल लेवल पे हमें कभी भी मल्टी एलिलिज्म जो होती है वो शो नहीं होती है। बताओ, सबको समझ में आ गया इतना? एक्सेप्शंस हमारी 2 ही थी मेंडल की। बताओ, थम्स अप दे दो फटाफट से अगर सबको समझ में आ गया तो। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, प्राची को समझ आ गया, बिलिप्सा ओके। डोरामी, डोरामी भी आज अभी आई है, ठीक है? चलो देखो, अब क्या था, हमने पढ़ा था कि मेंडल का जो लॉ था ना वो बहुत ज्यादा मेंडल का जो लॉ था, देखो हमने क्या पढ़ा था मेंडल के लॉ में, हमने देखा था, अभी हाँ मैं देखती हूँ, श्रुति अभी बताती हूँ, 1 मिनट। देखो मेंडल के लॉ में हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो थी
उसका जो लॉ था उसके बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग कैसी हुई थी क्योंकि मैथमेटिकल लॉजिक्स जो थे अप्लाइड नहीं थे, बायो में उसने मैथमेटिक्स अप्लाई कर दी थी जो कि बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल पाई गई बाद के टाइम पे, ठीक है? दूसरा मेंडल ने ना लार्ज सैंपलिंग साइज़ एक क्वेश्चन आता है कि मेंडल का हमेशा क्या होता है हमारे पास सैंपलिंग साइज़ मेंडल का वो जो होता है वो स्मॉल होता है या लार्ज होता है? तो उसका आंसर लार्ज होता है कैसे? क्योंकि देखो मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसने 1-2 पी के ऊपर काम नहीं किया था। उसने बहुत ज़्यादा नंबर पी के ऊपर काम किया था सो दैट उसको जो ऑब्टेन हुए, वो रिजल्ट उसको बिल्कुल सक्सेसफुल रिजल्ट जो है उसको ऑब्टेन हुए। इसलिए उसका जो मेंडल का जो साइज़ था, वो उसने जो अपना सैंपलिंग साइज़ यूज़ किया वो बहुत ज़्यादा लार्ज यूज़ किया था, ठीक है? तो इसलिए एनसीईआरटी में वो लाइन लिखी हुई है, ठीक है? अब देखो मेंडल का जो वर्क था ना, वो 1865 में ही आ गया था। 1865 में मेंडल का काम आ गया था लेकिन 1900 ईयर तक ना उसका काम किसी ने पहचाना ही नहीं। उसके काम के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चला था। क्यों पता नहीं चला था? व्हाट आर द रीज़न्स बिहाइंड दैट? ये देखो रीज़न्स उसके थे सी यस क्योंकि देखो जो उसने कांसेप्ट दिया था ना जीन्स का या फिर उसने जीन्स को नाम दिया था फैक्टर जो उसने कांसेप्ट दिया था ना जिस जो कि उसने बोला था कि स्टेबल होती है डिस्क्रीट यूनिट होती है जो कि एक्सप्रेशन कंट्रोल करती हैं और ब्लेंड नहीं करती कभी भी ये जो आइडिया जो मेंडल ने दिया था ना बहुत सारे साइंटिस्ट आए उन्होंने बोला ऐसा नहीं होता ब्लेंडिंग शो होती है तुम गलत बोल रहे हो ठीक है तो पहला चेंज तो ये था पहला रीजन ये था कि मेंडल का जो काम था वो बहुत ज्यादा टाइम तक अनरिकॉग्नाइज रहा बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं हो पाया मतलब जो थी लोगों के द्वारा जो था आइडेंटिफाई कोई कर ही नहीं पाया सेकंड काम और क्यों अनएक्सेप्टेड था ये वाला काम बिकॉज मेंडल का जो अप्रोच था मैथमेटिक्स यूज करने का बायो के अंदर वो चीज बहुत गलत थी वो अनएक्सेप्टेबल थी बहुत सारे साइंटिस्ट के लिए कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा कभी भी नहीं होता तुम बायो के अंदर मैथ्स घुसा दो तो ये चीज भी गलत हो गई थी थर्ड किस लिए मेंडल ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ मेंडल जो था जीन्स के बारे में कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया कोई एविडेंस शो नहीं कर पाया कि ऐसे होता है तो कोई एविडेंस वो शो नहीं कर पाया था इसलिए तो ये तीन रीजन की वजह से हमारे पास जो मेंडल का जो काम था ना ये तीन रीजन की वजह से हमारे पास जो मेंडल का काम था वो बिल्कुल अनरिकॉग्नाइज रहा कोई फायदा नहीं हुआ 1900 तक उसका जो काम था वो अनरिकॉग्नाइज रहा ये देखो एनसीईआरटी में लिख रखा है कि उसका जो काम था वो 1900 तक अनरिकॉग्नाइज रहा ठीक है अब क्या हुआ उसके बाद ना अब इन चीजों को करने के लिए ना जैसे मेंडल का काम चलो यहाँ पे खत्म हो गया उसने अपना लॉ वगैरह दे दिया अब क्या हुआ इस चीज को प्रूव करने के लिए ना हमारे पास जो है तीन साइंटिस्ट आए इस चीज को प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन साइंटिस्ट आए ठीक है तीन साइंटिस्ट का नाम याद रखना डीवरीज कॉरेंस एंड सेरमैक ठीक है तीनों साइंटिस्ट के नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तीनों साइज में इंपॉर्टेंट क्या है डीवरीज कॉरेंस एंड सेरमाक ये तीनों साइंटिस्ट जो थे वो आए इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या करा डिस्कवर किया मेंडल के रिजल्ट को कि चलो भाई अब हम देखते हैं कि क्या दिक्कत आ रही थी मेंडल के रिजल्ट में तो अब क्या मेंडल के रिजल्ट को इन तीनों साइंटिस्ट ने दोबारा से देखा ठीक है उन्होंने क्या करा उस टाइम पे ना एडवांसमेंट हो चुकी थी माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर में आसानी जो थे माइक्रोस्कोप वगैरह अवेलेबल थे 1900 तक अवेलेबल हो गए थे तो क्या हुआ अब उन्होंने अच्छे से वो स्टडी कर पाए उन्होंने अपनी स्टडी में क्या देखा उन्होंने देखा कि हाँ अगर उन्होंने देखा कि जैसे जैसे ना हमें पता है हम देखो हमें एक बात पता है कि हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना हमारे जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं इन क्रोमोसोम्स के ना ऊपर ही हमें जीन्स मिलती है हमें पता है इन क्रोमोसोम्स के ऊपर ही हमें जीन्स मिलती है और अगर मान लो मेरे पास जीन्स जो मेरे पास जीन्स है अगर मान लो वो मेरे पास कभी हेरिटेबल हो रही है मीन्स अगर मान लो किसी पेरेंट्स के अंदर अंदर मेरे पास जीन्स आ रही हैं तो डेफिनेटली क्रोमोसोम्स भी उस केस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे तो पहली बात तो उसने ये बोली कि जैसे जैसे मेरे पास जो जीन्स होती हैं देखो उनका कंक्लूजन था ये देखो यहाँ देखो उन्होंने बोला कि जिस तरह से मेरे पास जो क्रोमोसोम्स है ना जिस तरह से वो मेरे पास पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं सिमिलरली मेरे पास जो जीन्स होती है वो भी पेयर्स में एग्जिस्ट करती है पहला पॉइंट तो उन्होंने वो सिर्फ सिमिलैरिटी बताना चाह रहे थे कि क्रोमोसोम और जीन में क्या क्या सिमिलैरिटी होती है वो सिर्फ ये काम बताना चाह रहे थे तो उन्होंने क्या बताया कि दोनों चीजें मेरे पास पेयर्स में एग्जिस्ट करती है मींस दो दो मेरे पास होती हैं सेकंड बात उन्होंने बताई कि जिस तरह से मेरे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेरे पास सेग्रीगेट करते हैं गैमेट बनने के टाइम पे 50-50% सिमिलरली क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स लोकेटेड है अब देखो कोई किसी के ऊपर बैठा है कोई जीन्स किसी क्रोमोसोम के ऊपर बैठी है तो अगर क्रोमोसोम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो जीन्स भी तो उसी रिस्पेक्ट में वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होंगी ना तो उसने बोला कि जो जीन्स है वो भी मेरे पास सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली होती है थर्ड चीज उन्होंने बोली कि जिस तरह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेरे पास वहां काम कर रहा था कि मींस इंडिपेंडेंटली एक पेयर से दूसरा पेयर सेग्रीगेट करता है सिमिलरली मेरे पास जो जीन्स होती हैं वो भी मेरे पास एक पेयर से दूसरे पेयर में इंडिविजुअली मैं कहूं तो क्या होती है मेरे पास सेग्रीगेट होती है तो इस तरह से मेरे पास जो साइंटिस्ट आए उन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प से सारी उसने उन्होंने ना क्रोमोसोमल मूवमेंट के बारे में क्या किया था स्टडी किया था क्रोमोसोम मूव कैसे कर रहे हैं और किस तरह से मेरे पास क्या हो रहा है ऐसे माइक्रोस्कोप लिया पूरा उन्होंने स्टडी किया कि मूवमेंट ऐसे होती है क्रोमोसोम्स की और अल्टीमेटली क्या होता है जीन्स मेरे पास जो है वो ट्रांसफर हो जाती है जिस तरह से मेरे पास क्रोमोसोम वगैरह ट्रांसफर होते हैं ठीक है तो ये काम था अब क्या हुआ मेरे पास उसके बाद ना मेंडल का जो भी लॉ था और जो भी ये जो हमारे तीन साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा उन दोनों के रिजल्ट्स को कंबाइन किया गया और उन दोनों के रिजल्ट्स को जब कंबाइन किया गया तो उनको एक नाम दे दिया उनकी थ्योरी को क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो था पहली बात तो किसने दिया देखो सटन एंड बोवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया
उन्होंने क्या किया, मेंडल के काम को और क्रोमोसोमल जो भी उन्होंने स्टडी किया था, उनके कामों को मिला दिया और नाम दे दिया ये, ठीक है? वही क्रोमोसोम जो होते हैं कैरियर्स होते हैं जीन के, और क्रोमोसोम होते हैं इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं, जिस तरह से मेरे पास जीन्स जो होती है ट्रांसफर करती है। तो ये पूरा काम था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। सबको समझ में आया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का? बताओ। बताओ, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सबको समझ आया? फिर हम अपना पैराग्राफ स्टडी करेंगे। बताओ। अच्छा हाँ, श्रुति का देखो, मैं श्रुति का बता देती हूँ। ये देखो मैं यहाँ बताती हूँ, श्रुति यहाँ देखो। एनसीईआरटी से कह रहे थे। अच्छा एनसीईआरटी से दिखाती हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये देखो एनसीईआरटी में देखो क्या था, मैंने बताया था मेरे पास क्या होता है आईए, वेट लेट मी चेंज कलर, यस, मैंने बताया था आईए और एए। अगर मान लो एए डोमिनेंट होता है मेरे पास, तो जब एए डोमिनेंट होता है तो उस केस में मेरे पास ए ब्लड ग्रुपिंग आ जाएगी। जब एबी होगा तो मेरे पास एबी ब्लड ग्रुपिंग आ जाएगी, ठीक है? अगेन जब आईए और मेरे पास रिसेसिव, ये तो मेरे पास रिसेसिव वाली जीन थी ना, और डोमिनेंट वाले रिसेसिव को क्या कर लेती है, वो कर लेती है, सप्रेस कर देती है, तो ए ब्लड ग्रुपिंग आ गई। एबी हुआ तो अगेन एबी ब्लड ग्रुपिंग आ गई, ठीक है? और इस तरह से बी हुआ तो बी आ गई, फिर ये हुआ बी आ गया, और आई आई स्मॉल होगा तो मेरे पास ओ ब्लड ग्रुपिंग आ जाएगी। कितने तरह के तुम्हें जीनोटाइप्स यहाँ पे शो हुए थे बताओ? एक देखो यहाँ पे 1, 2 फिनोटाइप्स कितने थे तुम्हारे पास? 4 थे। जीनोटाइप्स कैसे आए थे तुम्हारे पास? 6 आए थे ना, ये देखो 1, 1, 2 ये दोनों तो सेम है ना तुम्हारे पास, तो इसलिए मेरे पास क्या होता है यहाँ पे 6 तरह के मुझे जीनोटाइप्स मिलते हैं। जीनोटाइप्स का मतलब जब मैं यहाँ पे क्या स्टडी करती हूँ, जीन्स वगैरह के बारे में स्टडी करती हूँ, उस केस में, ठीक है? क्या-क्या आता है, मैं देखो आईए, आईओ आ सकता है, आईए, आईए आ सकता है, ठीक है? उसके बाद आईबी, आईओ आ सकता है, आईबी आ सकता है, उसके बाद ए आ सकता है, उसके बाद मेरे पास आईआई आ सकता है। तो इस तरह से मेरे पास क्या बनते हैं, 6 तरह के जीनोटाइप्स मेरे पास बन जाते हैं। समझ में आया श्रुति? अच्छा श्रुति को अब समझ में आ गया? चलो, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा यहाँ पे, हाँ, मैं डायग्राम बता रही थी, ये देखो। अगर तुमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना, तुम्हें वहाँ पे ये चीज़ समझ में आई होगी। ये चीज़ ध्यान रखना, क्या होता है मेरे पास अगर देखो, ये पहले ये बताओ सेल साइकिल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ा है क्या? मैं इस डायग्राम को अभी देखो कुछ भी नहीं, चलो बता देती हूँ। देखो क्या होता है, मैं सिंपल बताती हूँ। मियोसिस जब होते हैं ना हमारे पास, मियोसिस जब होती है तो मेरे पास 2 टाइप्स में मियोसिस होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होता है, जो मेरे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, इस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। पहली सिचुएशन मियोसिस 1 में क्या होता है, ये जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, ये अलग-अलग होते हैं। मियोसिस 2 में क्या होता है, ये अलग हो जाते हैं, मीन्स जो उनका एक आर्म है क्रोमोसोम का, वो भी अलग हो जाता है। तो मियोसिस 2 अभी फिलहाल इतना याद करके चलो, ठीक है? तो क्या होता है मियोसिस 1, मियोसिस 2 में समझ लिया। इस तरह से मेरे पास क्या होता है, एनाफेज में आते हैं, एनाफेज में जाके स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है? उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में बता चुकी हूँ, क्या चीज़ हमने कंबाइन की थी, क्या नहीं की थी। ड्रोसोफिला के बारे में हम जब लिंकेज स्टडी करेंगे वहाँ पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं अपना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। ये डायग्राम सबको समझ में आ गया ना? ये देखो, चलो मैं इसको ना थोड़ा-सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। शायद तुमने पढ़ रखा होगा, है ना? सेल साइकिल थोड़ा-सा बता देती हूँ, चलो देखो। फिर तुम्हें बाद में वरना कन्फ्यूजन होगी। ये देखो, क्या हुआ मेरे पास, देखो इस सिचुएशन में क्या हुआ, पहले देखो यहाँ पे कौन-सा है, इसको रेड मान लो, ये मेरे पास रेड और येलो था। इस वाली सिचुएशन में देखो मेरे पास अगेन रेड और मेरे पास यहाँ पे येलो था। इसमें देखो ग्रीन है, रेड है, इसमें क्या है, रेड और ग्रीन है। दोनों चीज़ें मेरे पास सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या कर दिया यहाँ पे, रेड ग्रीन और ग्रीन रेड में सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस कर दिया, ठीक है? अब मान लो अगर मैं यहाँ पे क्रॉसिंग कराऊँ आर-आर के बीच में, जैसे मैंने उसमें अपनी फर्स्ट डाइहाइब्रिड में क्रॉसिंग कराई थी, मान लो मैं इनकी क्रॉसिंग कराऊँ, तो जब मेरे पास इनके जो इंडिविजुअल्स है मेरे पास बनेंगे, तो इन इंडिविजुअल्स में क्या होता है मेरे पास, जब एनाफेज वगैरह आता है, जो तुम आगे स्टडी करोगे, एनाफेज में स्प्लिटिंग हो जाती है, मेटाफेज में क्या होता है, थोड़ा अगर तुम्हें नॉलेज हो इस बारे में थोड़ी-सी भी, तो क्या होता है मेरे पास ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये देखो मियोसिस 2 के बाद क्या हुआ, ये दोनों आर्म्स ही अलग हो गई। मियोसिस 1 में जो ये थे, मियोसिस 1 में सिर्फ ये बीच में से 2 चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो क्या होता है इस केस में, यहाँ पे देखो इस सिचुएशन में मेरे पास आर-आर, जब मैं इनकी कंबाइन करूँगी, जब मान लो मैं इनकी कॉम्बिनेशन बनाऊँगी, जब इनका कॉम्बिनेशन बनाऊँगी, तो ये बन सकता है, इनका कॉम्बिनेशन ये बन सकता है ना? इनका कॉम्बिनेशन वाई-वाई बन सकता है, इनका कॉम्बिनेशन फिर से वाई-वाई बन सकता है। तो इस तरह का बस ज़रा-सा कॉम्बिनेशन है, ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। समझने के लिए जिसने सेल साइकिल डिवीजन समझा होगा ना, बस वही चीज़ें दे रखी हैं। दैट मीन्स यहाँ से वो सिंपली बताना ये चाहते हैं कि हमारे पास जो है ना इंडिविजुअली जो है क्रोमोसोम एक दूसरे से जो इंडिपेंडेंटली जो है वो असाइन हो सकते हैं, कि अगर मान लो मेरे पास ये बन गया, तो किसी सिचुएशन में मेरे पास आर-आर भी बन सकता है, किसी सिचुएशन में मेरे पास ये भी बन सकता है। तो बस प्रोबेबिलिटी यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या-क्या हो सकती है। वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट दैट, ठीक है? चलो, अब हम पढ़ते हैं हमारे पास पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक, पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है? जो लिंकेज रह गया ना, लिंकेज वाला, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लिंकेज हो गया, और हमारे पास जो मेंडल के लॉ वो थे, हमारे पास जो डिसऑर्डर्स थे वो सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है? पहले हम करें पॉलीजेनिक। पॉली का मतलब होता है मैनी, और जेनिक का मतलब होता है जीन्स। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास मल्टीपल जीन्स आएँगी और एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। हमने जनरली क्या पढ़ा है, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, बहुत सारी जीन्स आएगी लेकिन एक कैरेक्टर को वो कंट्रोल करेंगी। किस तरह से, मान लो एग्जांपल इसका है स्किन कलर। इसका एग्जांपल है मेरे पास स्किन कलर। स्किन कलर कैसे? अगर मान लो किसी इंडिविजुअल के पास मुझे जो है ये मिला, मुझे इसके अंदर ये वाला तरह का जीनोटाइप मिला। इस केस में मुझे क्या होगा, जो उसका कलर है, किसी इंडिविजुअल का, वो कलर आ जाएगा मेरे पास, डार्क कलर इंडिविजुअल मेरे पास बन जाएगा, ठीक है?
अगर मान लो इस केस में मेरे पास क्या बना, जो इंडिविजुअल है, वो मेरे पास मान लो मेरे पास जो इंडिविजुअल है, वो इस तरह का बना, मीन्स स्मॉल बी या इसका बना। तो दैट मीन्स इस केस में मेरा जो इंडिविजुअल है बहुत ज़्यादा लाइक गोरा होगा, बहुत ज़्यादा चिट्टा इंसान होता है ना? तो क्या होता है, मेरा स्किन कलर का जो एग्ज़ाम्पल है पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 मतलब 1, 2, 3 यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल जीन्स आई और सिर्फ एक कैरेक्टर को कंट्रोल करके गई, कैरेक्टर का नाम स्किन कलर, ठीक है? मीन्स यहाँ पे बहुत सारी जीन्स आई और एक कैरेक्टर को कंट्रोल किया ना इसलिए। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, हम इसको ए मतलब जो जहाँ पे आपको डोमिनेंसी दिखेगी, वहाँ पे आपको डार्क कलर दिख जाएगा, जहाँ पे आपको स्मॉल दिखेगी, वो आपका जो पर्सन है वो ज़्यादा फेयर होगा, ठीक है? अब ये कैसा है क्वांटिटेटिव, देखो हमने मेंडल में पढ़ा था, मेंडल जो होता है उसका कैसा था, क्वालिटेटिव था, है ना? लेकिन पॉलीजेनिक कैसा होता है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस शो करता है। क्वांटिटेटिव कैसे? जितने तुम्हारे पास नंबर में जीन्स होंगी, उतना ज़्यादा पर्सन डार्क या फिर कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है? जितना ज़्यादा, अब ये क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है ना कि कितनी तुम्हारे पास जीन्स एक्चुअल में लोकेटेड है। तो दैट मीन्स क्वांटिटेटिव क्या है? क्वांटिटेटिव हमारा जो इनहेरिटेंस है वो किसका एग्जांपल है? पॉलीजेनिक का एग्जांपल है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एनसीईआरटी में तुम देख सकते हो। अब जैसे मान लो तो कोई इंडिविजुअल है लंबा सा, कोई इंडिविजुअल है छोटा सा, है ना? तो उस केस में कैसी चीजें हमारे पास आती है? कोई इंडिविजुअल बीच का भी हो सकता है। बीच का कब हो सकता है? जब मान लो मेरे पास दो डोमिनेंट है, मीन्स मेरे पास जो है वो दो कैपिटल वाली है, एक मेरे पास स्मॉल आ गई, तो बीच बीच की हाइट का बन जाएगा इंसान, है ना? तो इस तरह से हम कहते हैं हाइट हो गया, स्किन कलर हो गया, तो ये सारी चीजें जो है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का जो है एग्जाम्पल होता है। किस तरह से होता है ये देखो, जैसे लिख रखा है आपने एग्जाम्पल दे रखा है एबीसी, जो कि स्किन कंट्रोल करता है स्किन कलर को। अगर मान लो ये है तो मेरे पास डार्केस्ट कॉम्प्लेक्शन होगा उसका, ठीक है? अगर ये है तो मेरे पास उसका लाइटेस्ट स्किन कलर होगा, मीन्स इंडिविजुअल जो है वो गोरा होगा। अगर बीच का है, मान लो मेरे पास ऐसे आ गया, मान लो मेरे पास इस तरह का कोई इंडिविजुअल आ गया, तो उस केस में मेरे पास क्या होगा? बीच का मतलब वो बीच की जो है हाइट, वो सॉरी कलर का हो जाएगा, स्किन कलर का, ठीक है? तो ये होता है मेरे पास पॉलीजेनिक का एग्जाम्पल। ठीक है? अब हम बात करते हैं प्लायोट्रॉपी की। प्लायोट्रॉपी ये देखो, प्लायोट्रॉपी क्या कहती है? इफेक्ट ऑफ जीन ऑन अ सिंगल फिनोटाइप। इसमें क्या होता है, देयर आर हाउ मेनी इंस्टेंसेस में सिंगल जीन, देखो यहाँ पे है, हमने देखो वो कह रहे हैं जनरली हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, एक जीन जो होती है वो मल्टीपल एक जीन जो होती है वो एक हमारे पास एक्सप्रेशन को शो करती है। हमने पढ़ा था ना, जीन जो होती है वो कैरेक्टर को शो करती है, कैरेक्टर जो एक्सप्रेशन शो करता है। लेकिन प्लायोट्रॉपी में क्या होता है, मेरे पास जो एक जीन होती है वो मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट जो है वो शो करती है। प्लायो जो मेरे पास पॉलीजनी है और जो प्लायोट्रॉपी है टोटली ऑपोजिट है। पॉलीजनी में क्या है, मेनी जीन्स एक को कंट्रोल करेगी और मेरे पास प्लायोट्रॉपी में क्या है, एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगी। तो दोनों का जो है मेरे पास कलर या दोनों जो है याद करके चलना, दोनों का जो काम है बिल्कुल वो है उल्टा होता है। ठीक है? तो प्लायोट्रॉपी में क्या होता है, इफेक्ट ऑफ जीन क्या देखते हैं हम यहाँ पे, वेयर सिंगल जीन जो है मल्टीपल एलिस मल्टीपल इफेक्ट शो करती है। कैसे शो करती है? जिस जीन को हम बोलते हैं प्लायोट्रॉपिक जीन, इसका नाम है। एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है एनसीईआरटी में, फिनाइल कीटोनूरिया का, जिस जो हमारे पास डिसीज होती है पीकेयू, ठीक है? इसका नाम है मेरे पास पीकेयू, फिनाइलकीटोनुरिया जो है नाम है डिसीज का। इसमें क्या होता है, जो कि ह्यूमंस में होती है, इसमें क्या होता है, म्यूटेशन हो जाती है। देखो मैं सिंपल आपको बताऊं, पीकेयू में क्या होता है, हमारे पास ना क्रोमोसोम है, मान लो ये क्रोमोसोम है, इसके क्रोमोसोम के जो जीन्स लोकेटेड है ना, इन जीन्स के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ म्यूटेशंस आ जाती हैं। जैसे उस जीन के अंदर म्यूटेशन आई ना, फिनाइल एलेनिन क्या होता है, बेसिकली फिनाइल एलेनिन जो होता है ना, फिनाइल एलेनिन वो मेरे पास ना कन्वर्ट हो रहा होता है मेरे पास टायरोसिन के अंदर। जो फिनाइल एलेनिन होता है मेरे पास कन्वर्ट हो रहा होता है वो टायरोसिन के अंदर with the help of an enzyme which is called phenylalanine hydroxylase. Very important thing, phenylalanine hydroxylase क्या है? ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि फिनाइलएलेनिन को टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट करता है। तो क्या होता है, म्यूटेशन जब हो जाती है तो मेरे पास ना ये एंजाइम जो है फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज वाला जो एंजाइम है ये भाग जाता है, ये काम ही नहीं कर पाया तो, है ना? अगर मान लो ये चीज मेरे पास काम ही नहीं करी तो मेरे पास मेरी बॉडी में फिनाइलएलेनिन जो है वो इतना ज्यादा एक्यूमुलेट होता जाएगा, आता जाएगा, मींस बढ़ता जाएगा मेरी बॉडी में। अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे मान लो मेरा फिनाइलएलेनिन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मेरे पास क्या-क्या चीजें मुझे शो हो जाएगी, जैसे कि हेयर में रिडक्शन हो जाना, मेंटल रिटार्डेशन और स्किन पिगमेंटेशन। ये तीनों को याद रखना क्या-क्या चीजें होती हैं। अगर मान लो मेरे को पीकेयू हो जाए तब, तो क्या चीजें होती है याद रखना। ठीक है? एग्जाम्पल किसका है, मेरे पास प्लायोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। कैसे प्लायोट्रॉपी का एग्जाम्पल है, क्योंकि एक जीन ने कितने, अब तुम देखो ना, हेयर में हो गया, स्किन पिगमेंटेशन हो गया, मेंटल रिटार्डेशन हो गया, एक जीन ने कितनी सारी चीजों को इसने एक जीन ने कितना ज्यादा रेगुलेट कर लिया। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है आपके पास प्लायोट्रॉपिक जीन का। बताओ, समझ में आया? बताओ, वायरल ज़ोन क्या पूछ रहे हो? समझ नहीं आया, एक बार दोबारा पूछो क्या पूछ रहे हो? बताओ, सबको समझ में आया? ठीक है, डोनामी, ठीक है। श्रुति, प्राची, ठीक है। आज तुम ना कमेंट्स में लिख के जाना, ठीक है? अच्छा हाँ, बहुत सारे बच्चे देखो कमेंट्स में लिख के भी जाते हैं, वेरी गुड। जो लिख के जाते हैं ना बहुत अच्छी बात है। और जो मैंने होमवर्क दिया ना वो भी करके जाना, ठीक है? ठीक है, चलो। चलो अब देखते हैं हम लास्ट में अपना लास्ट टॉपिक करते हैं हम, सेक्स डिटरमिनेशन आज का, ठीक है? करें स्टार्ट? सेक्स डिटरमिनेशन करेंगे?
ठीक है ना? चलो देखते हैं सेक्स डिटरमिनेशन। ये देखो, सेक्स डिटरमिनेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे ना हम देखेंगे किस इंडिविजुअल के अंदर किस तरह का कौन सेक्स को डिटरमाइन करे। जैसे हमें पता है ह्यूमन्स में मेल डिटरमाइन करता है, फीमेल्स में जैसे ह्यूमन्स में मेल डिटरमाइन करता है। इस तरह से हम बर्ड्स में देखेंगे, ग्रासहॉपर्स में देखेंगे, ये सब जो है हम देखेंगे। तो सेक्स डिटरमिनेशन को स्टडी करने के लिए ना हैंकिंग आया। हैंकिंग जो था साइंटिस्ट था, हैंकिंग ने ना हैंकिंग जो साइंटिस्ट था उसने ना इंसेक्ट्स के अंदर सबसे पहले तो स्टडी करना स्टार्ट करा। सेक्स डिटरमिनेशन को देखने के लिए हैंकिंग ने इंसेक्ट्स के अंदर जो थी स्टडी करना स्टार्ट किया। हैंकिंग ने जैसे स्टडी करा इंसेक्ट्स के अंदर, उसने देखा कि 50% जो गेमीट्स है ना, जो 50% गेमीट्स हैं, उनके पास एक्स बॉडी है और 50% जो गेमीट्स है ना, मेल के अंदर बात कर रही हूँ मैं, मेल के अंदर। तो हैंकिंग ने देखा कि इंसेक्ट्स के अंदर ना 50% वालों के पास जो थे वो क्या थे, उनके पास गेमीट्स एक्स वाले बॉडी है और 50% वालों के पास नहीं है ना? तो उसने इसी एक्स बॉडी को और हम उसने बाद में क्या स्टडी करा, उसने बाद में देखा कि जो एक्स बॉडी है ना, यही मेरे पास क्या किस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल हो रही है, मेरे पास सेक्स डिटरमाइन करे। तो इसलिए एक्स बॉडी को उसने क्या नाम दे दिया, एक्स क्रोमोसोम नाम दे दिया, क्योंकि हमें पता है क्रोमोसोम इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटरमिनेशन। तो उसने एक्स बॉडी की जगह नाम दे दिया एक्स क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि ये सेक्स को कंट्रोल कर रहा था। इसलिए देखो एनसीईआरटी में दे रखा है कि हैंकिंग ने क्या ऑब्जर्व करा। पहली बात तो ईयर 1891, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर 1891 में उसने स्टडी किया कि 50% जो स्पर्म थे उसने स्ट्रक्चर कैरी करा स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद, जिनके पास एक्स बॉडी थी और 50% के पास नहीं थी। उसने एक्स बॉडी नाम दे दिया। एक्स बॉडी को उसने बाद में क्या नाम दे दिया, क्रोमोसोम उसने नाम दे दिया। ठीक है? अब देखो, हैंकिंग ने जब अपने सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में स्टडी करा था, उसने देखा कि मेरे को ना 3 तरह के मुझे सेक्स डिटरमिनेशन दिख रहे हैं। पहला दिख रहा है उसको एक्स 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 वाई वाई, दूसरा जेड डब्ल्यू जेड जेड और तीसरा मुझे दिख रहा है एक्स एक्स और एक्स ओ। ठीक है? एक्स 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 वाई में देखो क्या होता है, ये देखो XXY में क्या होता है मेरे पास, हमें पता है हमारी बॉडी में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। हम इसको ये लिख सकते हैं 2A, 8, यस, हम इसको ये लिख सकते हैं 2A। अगर मान लो मैं बात कर रही हूँ पहले फीमेल की और दूसरा मैं केस लेके चल रही हूँ मेरे पास मेल का। ठीक है? 2A मैं लिख सकती हूँ। A का मतलब है ऑटोसोम। सबको पता है कि हमारे पास 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं और एक पेयर हमारे पास क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो सबको पता है ना, सबको पता है ना, 22 पेयर्स ऑफ नॉर्मल क्रोमोसोम्स होता है और एक पेयर जो क्रोमोसोम का होता है वो अल्टीमेटली गेमेटोजेनेसिस वगैरह में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैं इसको 2A लिख सकती हूँ। 2A का मतलब मेरे पास 2 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स, दैट मीन 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स की बात हो रही है। ये मैंने बात की आपके पास फीमेल की, ये मैंने बात की आपके पास मेल की। क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे पेरेंट्स, ये थे मेरे पास कौन से पेरेंट्स थे। जब मेरे पास यहाँ पे गेमीट्स बने, जब मान लो मेरे पास इसके जो गेमीट्स बनेंगे, गेमीट्स मेरे पास कैसे बनेंगे, इसके इसके तो मेरे पास ये गेमीट बनेगा, इसका गेमीट क्या बनाओगे, ए गेमीट इसका ये बना दोगे, ए गेमीट इसका बना दोगे ये। सबको समझ आया ना? ए गेमीट इसका बन जाएगा ये, इसका बन जाएगा ये। अगर मान लो मेरे पास ये कंबाइन हो जाएगा तो मेरे पास क्या बन जाती है, फीमेल बन जाती है। अगर ये कंबाइन हो जाता है तो मेरे पास बन जाती है मेल। ये तो बहुत जनरल नॉलेज की बात है। ये जब कंबाइन होगा तो फीमेल बन जाएगी, अगर नहीं होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेल बन जाएगा। अब इस सिचुएशन में देखो तुम्हारे पास हेटेरोगैमेटी तुम्हें कहाँ दिखी, मेल के अंदर। कैसे मेल के अंदर, ये देखो, क्योंकि जो मेल है वो दो तरह के गेमीट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। एक ये वाला गेमीट प्रोड्यूस कर रहा है, एक ये वाला गेमीट प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे जो ह्यूमंस के अंदर या फिर ड्रोसोफिला के अंदर भी हम आगे देखेंगे, ह्यूमंस हो या फिर ड्रोसोफिला हो, इन दोनों के अंदर हमें मेल हेटेरोगैमेटी दिखती है। क्या दिखती है हमें, मेल हेटेरोगैमेटी दिखती है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, मेल हेटेरोगैमेटी क्या है। ठीक है? अब हम बात करते हैं हमारे बर्ड्स में। बर्ड्स में ना हमें जेड डब्ल्यू और जेड जेड टाइप का दिखता है। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो मेरे पास मेल्स, ये देखो मेरे पास वही देखो वही सिचुएशन यहाँ पे आएगी। मेरे पास ह्यूमंस के अंदर मुझे हेटेरोगैमेटी कहाँ दिखती है, मेल में। लेकिन बर्ड्स के केस में मुझे जो हेटेरोगैमेटी दिखती है वो मुझे दिखती है फीमेल में। ठीक है? फीमेल के केस में मुझे क्या दिखती है, हेटेरोगैमेटी दिखती है। तो ये है फीमेल का, ये है मेरे पास मेल का। याद रखना, फीमेल हेटेरोगैमेटी कहाँ दिखती है और मेल हेटेरोगैमेटी कहाँ दिखती है। मेल दिखती है हमें ह्यूमंस या ड्रोसोफिला के अंदर और फीमेल हेटेरोगैमेटी हमें दिखती है बर्ड्स के अंदर। बर्ड्स में कैसे होता है, वही देखो, हमें क्या दिखेगा यहाँ पे, जैसे उसमें एक्स वाई एक्स एक्स था, यहाँ पे जेड जेड और जेड डब्ल्यू हम बोलते हैं। जेड डब्ल्यू हम यूज करेंगे फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए हम यूज करेंगे जेड जेड। तभी हमने बोला मेल्स आर होमोगैमेटिक, फीमेल्स आर हेटेरोगैमेटिक इन केस ऑफ बर्ड्स। ठीक है? वही फिर से इनका फ्यूजन कराओगे, अगर मान लो जेड डब्ल्यू कंबाइन हो गए तो फीमेल बन जाएगी, जेड जेड कंबाइन हो जाएगा तो मेरे पास मेल बन जाएगा। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है? थर्ड टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन मेरे पास आती है एक्स एक्स और एक्स ओ वाली डिटरमिनेशन। इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास वही ऑटोसोम तो इसमें भी होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, मेरे पास एक्स एक्स आ जाएगा और मेरे पास एक्स जीरो, सिंपल कह सकते हो। एक्स जीरो कहने का मतलब कि या तो उस मेल के अंदर जो है ये हमें दिखता है मेल के अंदर, ये हमें दिखती है फीमेल के अंदर। ठीक है? इसमें हमें क्या चीज दिखेगी, इसमें हमें या तो उस जो मेल गैमीट है, या तो उस मेल गैमीट के पास एक्स क्रोमोसोम होगा, या तो उस मेल गैमीट के पास एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। ये क्रॉस है। ठीक है? ये एक्स क्रोमोसोम नहीं है, ये क्रॉस है।
ठीक है? या तो उस मेल गैमीट के अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा या तो एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। अगर उस मेल गैमीट में एक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो हम बोल देंगे कि वो अपना एक्सो टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन शो कर रहा है, अगर उसमें है तो हम वहाँ कह देंगे एक्स एक्स शो कर रहा है, ठीक है? और अल्टीमेटली फिर वही इसका फ्यूजन शो कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर बताया मैंने आपको ए प्लस एक्स बनेगा। इसका तुम्हारे पास क्या सिचुएशन आ सकती है? एक तुम्हारे पास आ सकती है यहाँ पे ए प्लस एक्स, दूसरी सिचुएशन आ सकती है ए प्लस ओ। जब ये कंबाइन कर देगा तो फीमेल बन जाएगी, जब ये कंबाइन कर जाएगा तो मेरे पास मेल बन जाएगा। और ये सिचुएशन मुझे दिखती है मेरे पास ग्रास होपर के अंदर। किसमें दिखते हैं मेरे पास ये? ग्रास होपर के अंदर मुझे ये सिचुएशन दिखने मिलती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों तरह के जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ना, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में याद रखना, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एनसीईआरटी से भी देख सकते हो, ग्रास होपर में मुझे क्या दिखा? एक्सो टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन दिखी, जिसमें एक्स क्रोमोसोम भी थे मेरे पास, ऑटोसोम्स तो थे, ऑटोसोम्स तो सब में है, लेकिन एक्स क्रोमोसोम वेयर एज अ फीमेल, फीमेल के पास तो एक्स एक्स है, लेकिन मेल के पास मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, ठीक है? उसके बाद ह्यूमंस में तो सबको पता है, ह्यूमंस के बारे में सबको पता है, एक्स वाई हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अच्छे से स्टडी किया है ना? तुम कर सकते हो। उसके बाद मेल हेटेरोगैमेटी हमने समझ ली, मेल हेटेरोगैमेटी क्या होती है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, जैसे कि अच्छा ना इस डायग्राम को ना अच्छे से याद करना, ठीक है? जैसे ये देखो क्वेश्चन आता है इस तरह से, एक डायग्राम इसका दे देंगे, एक डायग्राम इसका दे देंगे। ये नहीं देंगे यहाँ पे एक्स एक्स लिखा हुआ है, एक्स वाई ये सब नहीं देंगे, कहेंगे ये मेल है या फीमेल है। तो याद रखना मेल ड्रोसोफिला छोटा होता है, फीमेल ड्रोसोफिला बड़ी होती है। सिमिलरली इसको भी याद रखना, ये मेरे पास एग्जाम्पल है मेल का, ये मेरे पास एग्जाम्पल है किसका? फीमेल का। तो इनके डायग्राम जो अच्छे से करना, क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, डायग्राम दे देंगे, पूछेंगे फीमेल है या मेल है, ठीक है? तो ये तुम कर सकते हो। उसके बाद बात आती है हमारी हैप्लोडिप्लॉइडी की। हैप्लोडिप्लॉइडी करते हैं, ठीक है? हैप्लोडिप्लॉइडी करते हैं। चलो देखो, हैप्लोडिप्लॉइडी का मतलब है, हमने देखा है जनरली कि या तो डिप्लॉइड कंडीशन रहती है या फिर हमारे पास हैप्लॉइड कंडीशन रहती है। लेकिन हैप्लोडिप्लॉइडी कंडीशन हमें ये दिखती है हनी बी के अंदर। ये ना अच्छे से समझना, क्योंकि इस वाले में ना लाइन आती है कि मेल्स हैव मेल्स के पास जो है वो बेटे नहीं है, लेकिन हम उनके ग्रैंडसन हैं, या पापा नहीं है या फिर ग्रैंडफादर है। तो ये भी हमारे पास आता है। ठीक है? तो अब हम देखते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी के अंदर ये किस तरह से हनी बी में काम करता है। मान लो अब पता है तुम्हारे पास ना हनी बी ना 3 तरह की होती है। हम हमारे पास हनी बी 3 तरह की होती है। एक हनी बी होती है हमारे पास ड्रोन, अच्छे से समझ लो, ठीक है? इसको अच्छे से समझ लो, ध्यान से सुन लो दोबारा से, ठीक है? हनी बी के अंदर हमारे पास 3 सिचुएशन आ सकती हैं, ड्रोन, क्वीन या वर्कर, 3 सिचुएशन आ सकती हैं। हम अभी देखेंगे, अभी तीनों सिचुएशन हम एक-एक करके स्टडी करेंगे। ये याद रखना जितना भी तुम्हारा काम है ना, सारा का सारा हमारे पास वर्कर करते हैं, जो वर्कर बीज़ होती है। क्वीन जो है सिर्फ़ क्या करती है, एग ले का काम करती है। सिर्फ़ वो बच्चे पैदा करने का काम करती है। कौन? हमारी क्वीन। लेकिन जो हमारे पास वर्कर है, और जो अभी हम देखेंगे, चलो मैं आपको बताती हूँ, ये देखो। मान लो आपके पास हनी बी है। हनी बी जो है एग अपना प्रोड्यूस कर रही है। अब अगर हनी बी ने अपने अंदर फर्टिलाइज़ेशन मान लो शो की होगी कभी, और एग जब उसका बना होगा, एग एक गैमीट है, गेमीट है, तो डेफिनिटली इसके पास एन नंबर ऑफ 16 मीन्स जो क्रोमोसोम नंबर है वो 16 रहने वाला है हमारे पास, ठीक है? अब क्या है हमारे पास, क्या होता है, एग मान लो मेरे पास बना, अब इस सिचुएशन में पर 2 सिचुएशन आ सकती है। ये जो मेरे मेरे पास एग बना है, या तो इस एग की फर्टिलाइजेशन हो जाए, या तो इस एग की जो है फर्टिलाइजेशन ना हो। अगर मान लो इस एग की मान लो फर्टिलाइजेशन जो है हमारे पास नहीं हुई, पहले हम सिचुएशन लेते हैं कि हमारे पास एग की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, मीन्स कोई हमारे पास एग, हनी बी के केस में कोई स्पर्म नहीं आया, और पहली सिचुएशन ये। दूसरी सिचुएशन हमारे पास आती है कि हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन है वो हो गई। अब देखो, अगर मान लो मेरे पास जो एग है, ये मेरे पास मान लो एग का एग आया, मेरे पास कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, यहाँ पे मेरे पास कोई जो था, ये एक्चुअली बोलूँ कि मेरे पास यहाँ पे स्पर्म नहीं आया, मीन्स मैं सिंपली बोलूँ फ्यूजन शो नहीं हुई। अगर मान लो मेरे पास जो फर्टिलाइजेशन शो नहीं हुई, तो यहाँ पे जब मेरे पास अल्टीमेटली जो मेरे पास ज़ायगोट, या फिर सिंपली बोलो मेरे पास ड्रोन, जो ड्रोन होता है ना, वो मेरे पास हमेशा विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, पहली बात तो याद रखो। अब अगर मान लो मेरे पास ड्रोन बिना फर्टिलाइजेशन के बना है, तो इसके पास क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? फिर से N16 ही रह जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं पाई, कोई डिप्लॉइड कंडीशन, दैट मीन्स यहाँ पे कोई जाइगोट तो बन ही नहीं पाया ना। यहाँ पे बना क्या? ड्रोन बना, और ड्रोन कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। पहली सिचुएशन याद रख लो कि ड्रोन कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे पास विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, इसलिए। ठीक है? सेकंड सिचुएशन हम लेते हैं कि अगर मान लो मेरे पास फर्टिलाइजेशन हो गई। सेकंड सिचुएशन लो कि हमारे पास अगर मान लो फर्टिलाइजेशन जो है वो हो गई। अब मान लो मेरे पास एग था, यहाँ पे एग आया हनी बी का। यहाँ पे मान लो मेरे पास यहाँ पे जो है स्पर्म आ गया। यहाँ पे अल्टीमेटली मेरे पास इस केस में मेरे पास जो है वो ज़ायगोट बन गया। इस ज़ायगोट में मेरे पास जो होते हैं वो 2 केसेस होते हैं। एक ऐसा ज़ायगोट बना, एक ऐसी मेरे पास ये जो है प्रोजेनी बनी। ये जो ज़ायगोट है 2 सिचुएशन में आती है। अगर मान लो इसके पास मेरे पास रॉयल जेली है, ठीक है? एक सिचुएशन होती है रॉयल जेली है, एक सिचुएशन होती है कि अगर मान लो मेरे पास रॉयल जेली नहीं है, उस जो मेरे पास ज़ायगोट बना उसके पास अगर हमारा रॉयल जेली या फिर वो प्रोड्यूस कर पा रही है, या फिर उसके पास है, तो उस सिचुएशन को हम यहाँ पे नाम देते हैं क्वीन। क्या नाम देते हैं? क्वीन। और अगर मान लो कोई मेरे पास ऐसी सिचुएशन है जो कि मेरे पास रॉयल जेली को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, इसको मैं नाम देती हूँ वर्कर।
ठीक है? तो याद रखना। अच्छा ये बताओ इस ज़ायगोट में मेरे पास डिप्लॉयड कंडीशन आ जाएगी ना, क्यूआई डिप्लॉयड कंडीशन यहाँ पे तो मेरे पास 2n = 32 अब यहाँ पे तो आ जाएगा। इस केस में मेरे पास 16 ही रहा, इस केस में मेरे पास जो है वो 32 कंडीशन आ गई। क्यों आई? क्योंकि ये मेरे पास बना कैसे है? फर्टिलाइज़ेशन से बना है। अब हनी बी के अंदर मुझे क्या दिखा? हैप्लॉयड कंडीशन भी दिखी, डिप्लॉयड भी दिखी, इसलिए मैं बोलती हूँ कि मुझे हैप्लोडिप्लॉयडी कंडीशन कहाँ मिलती है, तो हम नाम देंगे सीधा-सीधा कहाँ मिलती है हमें, हनी बी के अंदर हमें क्या मिलता है? हैप्लोडिप्लॉयडी कंडीशन हमें मिलती है। याद रखना ड्रोन हमेशा विदाउट फर्टिलाइज़ेशन प्रोड्यूस होता है और जो क्वीन होती है वो मेरे को हमेशा कैसे प्रोड्यूस होती है? विद फर्टिलाइज़ेशन बनती है। देखो एनसीईआरटी में देख सकते हो, फीमेल था, यहाँ पे मेरे पास क्या बना? मेल के अंदर 16 ही रह गए, फीमेल के अंदर 32 क्रोमोसोम आ गए, कैसे आ गए? हमने आपको बता दिया, ठीक है? अब लाइन आती है यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग लाइन है मेरे पास यहाँ पे सी यहाँ पे लिख रखा है दे डू नॉट हैव फादर एंड दे कैन नॉट हैव सन्स बट दे हैव अ ग्रैंडफादर एंड हैव अ ग्रैंडसन। पहले बताओ इस लाइन में किस-किस को कंफ्यूजिंग होती है हमेशा? बताना इस लाइन में इस वाली लाइन में किस-किस को कंफ्यूजन होती थी हमेशा? बताओ। इतना सबको समझ में आ गया? मैं लाइन बताऊँगी लास्ट बताओ। बताओ, बताओ सबको समझ में आ गया? हाँ, वायरल ज़ोन ठीक है, इसको हम पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है ड्रोन का काम। ठीक है, बताओ। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, होता है ना कन्फ्यूजन चलो मैं बताती हूँ देखो। इसने बोला कि यहाँ पे क्या होता है मेरे पास जो मेल होता है ना, उसके पास जो है वो सन नहीं होता लेकिन ग्रैंडसन होता है या फिर मैं बोलूँ फादर नहीं होता या फिर मैं सिंपली बोलूँ ग्रैंडफादर होता है लेकिन फादर नहीं होता। तो वो देखो कैसे कहते हैं ये। अब देखो ये जो मेरे पास ज़ायगोट बना है, इस सिचुएशन में जो तुम यहाँ पे ज़ायगो ये सॉरी जो मेरे पास ड्रोन बना है, ये जो मेरे पास ड्रोन बना है इस सिचुएशन में, ये जो ड्रोन है, ये एग से ही नहीं बन गया। एग से ही बन गया दैट मीन्स एक फीमेल से ही बन गया। क्या इस ड्रोन को बनाने के लिए पापा रिक्वायरमेंट थे? क्या इस ड्रोन को बनाने के लिए मेरे पास पापा रिक्वायर्ड है? बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे तो एग ने ही सारा काम मेरे पास जो एक सिंपल एक एग आया, एग ने ही सारा काम मेरे पास ड्रोन को कर दिया। तो दैट मीन्स अगर मैं ड्रोन की बात करूँ या फिर मैं अपने मेल वाले पार्ट की बात करूँ, इसको पापा की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इसको ग्रैंडफादर की रिक्वायरमेंट है। ग्रैंडफादर कैसे? क्योंकि ये जो एग बना है, ये एग तो मम्मी-पापा दोनों से बना होगा ना, मीन्स मेल हनी बी, फीमेल हनी बी जब दोनों कंबाइन होंगे तभी तो ये एग बना होगा ना। तभी हम कहते हैं कि इसके पास हमारे पास एग नहीं मतलब बेसिकली फादर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन ग्रैंडफादर चाहिए होते हैं। सिमिलरली वही सिचुएशन कि इसका जो है बेटा नहीं हो सकता, लेकिन इसका ग्रैंड पे जो है वो हो सकता है, ग्रैंडसन हो सकता है। कैसे? वही कि यहाँ पे जो है फर्टिलाइज़ेशन शो हो सकती है, फर्टिलाइज़ेशन जैसे ही शो होगी तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? ज़ायगोट जो है मीन्स सिंपली बोलो क्वीन जो है या फिर वर्कर जो है मेरे पास बन जाएगा। क्वीन वर्कर का डिफरेंस याद करके चलना। बताओ समझ में आई अगली लाइन? बताओ, ये लाइन सबको समझ में आ गई? बताओ थम्स अप दे दो फटाफट से सबको समझ में आ गई तो। बताओ, बताओ। अच्छा ठीक है, सबको समझ में आ गई। ओके, ओके। चलो, हम थोड़ा-सा हम पेडिग्री के बारे में बात करें? बताओ। थोड़ा-सा पेडिग्री के बारे में जनरल आइडिया ले लेते हैं। सॉल्व हम अपने नेक्स्ट चलो या तो पेडिग्री छोड़ते हैं, पेडिग्री हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्रोमोसोमल एबेरिएशन के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं क्योंकि जब हम डिसऑर्डर समझते हैं ना डिसऑर्डर्स, तो वहाँ पे यूज़ होते हैं कि हमारे पास वहाँ पे डायरेक्टली आ जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, डिलीशन, सब्स्टिट्यूशन, तो ये समझ नहीं आता। तो थोड़ा-सा हम इसको समझ लेते हैं, ये देखो। पहले हम देखते हैं क्रोमोसोमल एबेरिएशन। क्रोमोसोमल एबेरिएशन में ना हमारे पास 4 तरह की हमें चीज़ें दिखेंगी। मान लो आपके पास ना ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर 1 जीन प्रेज़ेंट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मान के चलो एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर आपके पास ना जो है 5 जीन्स जो है लोकेटेड है। पहली तरह की क्रोमोसोमल एबेरिएशन का मतलब होता है कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाना, कुछ ना कुछ डिलीशन हो जाना, म्यूटेशन, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाना जिससे की वजह से क्रोमोसोम जो है वो एक तरह से एक अलग तरह का क्रोमोसोम बन जाए, वो होती है क्रोमोसोमल एबेरिएशन। ठीक है? तो क्या होता है मेरे पास डिलीशन के केस में सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिलीशन। क्रोमोसोम में पहली जो एब्नॉर्मैलिटी आ सकती है वो हो सकती है डिलीशन। डिलीशन कहने का मतलब कि मान लो मेरे पास ये क्रोमोसोम था, ये एक्चुअल क्रोमोसोम था, इस क्रोमोसोम के अंदर से मान लो मेरे पास ये वाली जो जीन्स थी वो चली गई, गुम हो गई। ये जो जीन्स है वो चली गई, तो पहला केस आ सकता है मेरे पास डिलीशन वाला क्रोमोसोमल एबेरिएशन आ सकता है जहाँ पे आपकी जो जीन है वो चली जाएगी। सेकंड टाइप आ सकता है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब कि ये जो मेरे पास ये जीन्स है इनकी एक्चुअल में कमी हो जाएगी। डिलीशन में क्या है वापस से आ सकता है, लेकिन डेफिशिएंसी में क्या हो जाएगा उस जो जीन्स है उसकी कमी ही एक्चुअल में हो जाएगी। फिर है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन कहने का मतलब मान लो मेरे पास ये क्रोमोसोम था, यही वाला क्रोमोसोम, इसकी डुप्लीकेशन होगी। मान लो 2 और 3 वाले की डुप्लीकेशन होगी। 2, 3 और फिर से 2 और 3 आ गया, फिर मेरे पास 4 और 5 रहा। तो डुप्लीकेशन में क्या हो सकता है 2, 3 रिपीट हो गया मीन्स डुप्लीकेट हो गई कोई जीन, ठीक है? फिर आ सकता है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या है? जैसे कि मान लो एक्चुअल में क्या था 2, 3 था, लेकिन इन्वर्जन में हमें यहाँ पे दिखेगा 1, 3, 2 हो जाएगा मीन्स कोई ना कोई इन्वर्जन मीन्स उल्टा काम हो जाएगा। तो ये मेरे पास 4 तरह की क्या होती है टाइप्स होती हैं, जहाँ पे मुझे क्या दिखता है, मुझे यहाँ पे क्रोमोसोमल एबेरिएशन ये 4 तरह के डिलीशन हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? आज ना कमेंट्स में तुम लिख के जाना जेनेटिक आसान है, ठीक है? हैशटैग जेनेटिक अब आसान या फिर लिख के जाना हैशटैग जेनेटिक का डर खत्म। ठीक है? जेनेटिक्स देखो तुम्हें कितने अच्छे से करा दिया, एक-एक पॉइंट अच्छे से बताया, न्यूमेरिकल्स हमने करे हैं, क्रॉसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दूसरा हमने अपनी एबिरेशन सारा कुछ हमने देख लिया, ठीक है? कमेंट्स में लिख के जाना, जेनेटिक का डर खत्म, ठीक है? चलो,
अच्छा, हाँ, ये तो हमारी बात होगी हमारे किसकी, अभी हमने बात करी क्रोमोसोमल एबेरेशन की। जब हम अपना पता है, अपना जब हम स्टडी करते हैं मेंडल के डिसऑर्डर्स के बारे में या फिर हम जब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे ना हमारे पास 2 तरह की चीज़ें आती हैं। एक आता है क्रोमोसोमल एबेरेशन जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। हम पढ़ते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में जिसमें आपका डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइंट-फेटर ये सब आता है। दूसरा आता है हमारे पास क्या आता है दूसरा हमारे पास नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास मेंडल डिसऑर्डर जिसमें आपके पास कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया ये सब आता है। तो हमने पहली तरह की एबेरेशन तो आपको मैंने बता दी क्रोमोसोमल एबेरेशन, ठीक है? बाकी ट्राइसोमी, मोनोसोमी ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे सो डोंट वरी अबाउट दैट। सेकंड तरह का जीन म्यूटेशन आता है जो कि मेरे पास रिस्पॉन्सिबल होता है किसके अंदर मेंडल डिसऑर्डर्स के अंदर। जीन म्यूटेशन में हमें 2 तरह की चीज़ें दिख सकती हैं, ठीक है? पहला चीज़ दिख सकती है सब्स्टिट्यूशन, दूसरी चीज़ दिख सकती है हमें ऐड या फिर किसी न किसी बेस का डिलीशन हो जाना। सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब देखो ये एक आइडिया याद करके चलो, हमेशा क्या होता है जो प्यूरिन होता है ना, हमेशा याद रखना प्यूरिन्स देखो पहले याद रखो प्यूरिन्स अगर देखो वैसे मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में आता है नेक्स्ट चैप्टर में वैसे तो ये चीज़ लेकिन थोड़ा-सा बता देती हूँ। प्यूरिन्स जो होते हैं ना, प्यूरिन्स जो होते हैं, ये होते हैं हमारे पास एडेनाइन और ग्वानिन, ठीक है? एडेनाइन और जो ग्वानिन होते हैं मेरे पास, ये कैसे होते हैं? एडेनाइन, ग्वानिन मेरे पास होते हैं, हमेशा क्या होते हैं? प्यूरिन्स होते हैं। और पिरिमिडिन्स कौन-से होते हैं मेरे पास? हो गए मेरे पास जैसे कि थायमिन हो गया और मेरे पास दूसरा क्या हो जाता है मेरे पास? साइटोसिन। याद रखना प्यूरिन्स होते हैं एजी, ठीक है? एजी ऐसे याद कर लो, एजी मेरे पास क्या होते हैं? प्यूरिन्स होते हैं और सीटी मेरे पास क्या होते हैं? पिरिमिडिन्स होते हैं। और ये बात हमेशा होती है, ये बात हमेशा फिक्स है कि जो प्यूरिन्स होते हैं, वो हमेशा पिरिमिडिन्स के रिस्पेक्ट में रहते हैं कि अगर मान लो एक स्ट्रैंड के ऊपर ए है, दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर मेरे पास टी ही रहने वाला है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे या फिर मान लो इस स्ट्रैंड के ऊपर अगर जी है तो इस स्ट्रैंड पे हमेशा सी ही रहेगा, ठीक है? लेकिन अगर मान लो मेरे पास क्या हुआ म्यूटेशन हो गई, मीन्स कुछ ना कुछ चेंजेस आ गए और इस म्यूटेशन की वजह से प्यूरिन के जो है प्यूरिन के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास पिरिमिडिन नहीं आ पाया, उस सिचुएशन में क्या होता है जीन में म्यूटेशन आने लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड जीन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन कहाँ दिखता है आपको? जब मेरे पास प्यूरिन्स जो है पिरिमिडिन्स के रेसिप्रोकल में नहीं रह पाते, कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, उस केस में हम बोलते हैं, ठीक है? सेकंड तरह का म्यूटेशन आपको दिख सकता है ऐड या फिर डिलीशन हो जाना। मीन्स मान लो मेरे पास मान लो यहाँ पे देखो, आपके पास ये मान लो जीन था, यहाँ पे आपके पास एटीसी, जीटी कुछ भी ले लो, ठीक है? आप इसको हमेशा ये देखो अभी आप मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में पढ़ोगे, हमेशा ना 3 के बेस पेयर्स में हम किसी भी स्ट्रैंड को रीड करते हैं। जैसे ये मान लो मैंने इसको रीड करा, फिर मान लो मैं इसको रीड करूँगी। लेकिन अगर मान लो मैं कोई इसमें एक बेस पेयर बाहर से लाऊँ और घुसा दूँ, मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया टी। जैसे मैंने यहाँ पे टी लगा दिया, पहले मैं जीटीसी पढ़ रही थी, लेकिन अब मैं इसको टीजीटी नहीं पढ़ना पड़ेगा मुझे क्योंकि यहाँ पे एक मैंने बीच में बेस घुसा दिया। तो इस तरह से मेरे पास जो है म्यूटेशन आ जाएगी। तो म्यूटेशन कैसे-कैसे आ सकती है? या तो सब्स्टिट्यूशन के तरीके से आ सकती है या फिर मैं कोई ना कोई बेस ऐड कर दूँ या फिर इसमें से कोई ना कोई बेस मैं हटा दूँ, तो सारा आपका जो रीडिंग फ्रेम है वो बदल नहीं जाएगा। पहले आप रीड कर रहे थे जीटीसी, अब आपको रीड करना पड़ेगा टीजीटी। है ना? तो इस तरह से मेरे पास जो है म्यूटेशंस जो है वो आ सकती हैं। अब जो म्यूटेशंस होती है ना मेरे पास ना 2 तरह की म्यूटेशंस आ सकती है किसी भी डीएनए स्ट्रैंड के अंदर। एक आयनाइजिंग म्यूटेशन आ सकती है, दूसरी मेरे पास नॉन आयनाइजिंग टाइप ऑफ रेडिएशंस आ सकती हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि तुम्हारे पास गामा रेज़ हो गई, एक्स रेज़ हो गई, वो सबको पता है ना रेज़ कौन-सी होती है? वो रेज़ आई और डीएनए किसी इंडिविजुअल के अंदर जो है स्ट्रैंड कोई कोई जीन पड़ी थी, उस जीन में क्या हो गया म्यूटेशन हो गई और अल्टीमेटली कोई ना कोई डिसऑर्डर हो गया जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है? दूसरा आ सकता है आपका नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का मतलब जो आपका यूवी रेज़ होती है। कभी मान लो आपके ऊपर यूवी रेज़ पड़ी, उस तरह से मान लो कुछ म्यूटेशंस आ गई जीन में। तो म्यूटेशंस का एनसीईआरटी में थोड़ा-सा लिख रखा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि जो म्यूटेशंस होती हैं वो किस चीज़ में जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है? बताओ सबको समझ में आ गया? अब बताओ वो करें एक बार हम डिसऑर्डर्स के बारे में थोड़ा-सा बताऊँ? सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? हीमोफीलिया या फिर नेक्स्ट लेक्चर में करें? बताओ। बताओ। अच्छा सबको क्लियर हो गया। ओके, ओके। बताओ। आज जो डीपीपी दूँगी ना, उसको अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है? उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, क्रॉसेस से क्वेश्चन्स भी हैं, ठीक है? अच्छा रियाज़ नेक्स्ट कह रहे हैं। अब हमारा देखो बचता क्या है, पेडिग्री बचता है। पेडिग्री हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, डिसऑर्डर्स बचते हैं और लिंकेज है, ठीक है? तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में जो है ज़रूर अटेंड करना, ठीक है? और आज लिख के जाना, जेनेटिक्स का डर खत्म, ठीक है? ज़रूर लिख के जाना सारे, ठीक है? तो चलो फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है? चलो, तो आज हमने जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स आंसर ज़रूर लिख के जाना, जो मैंने क्वेश्चन दिए उसका आंसर ज़रूर लिख के जाना और लिख के जाना हैशटैग में, ठीक है? ठीक है, सब नेक्स्ट लेक्चर कह रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है? चलो मैं तुम्हें बता दिया शिव बैच के बारे में तुम्हें पता ही है और पर्सनल मेंटरशिप में दोबारा बता देती हूँ, पर्सनल मेंटरशिप में तुम्हें काजल 1 2 3 कोड यूज़ करना है, तुम्हें 4000 रुपीज़ में वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? जिसको लेना हो वो ले सकता है, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है? इंडिया में कहीं लॉन्च नहीं है, अगर आप चाहते हो तो वो आप ले सकते हो, तो वहाँ पे सब कुछ मिलता है, 1 टू 1 मेंटरशिप तुम्हें वहाँ पे मिलती है, तुम्हें पर्सनल मेंटर वहाँ मिलता है, टॉप कॉलेजेस के तुम्हें वहाँ पे मेंटर्स मिलते हैं, तो आपको कोड लगाना है काजल 1 2 3 और तुम वहाँ पे ले सकते हो, ठीक है? ओके, ठीक है? शेयर कर देना सेशन को, लाइक कर देना, कमेंट्स में भी लिख के जाना ज़रूर, ठीक है? आधे बच्चे कमेंट्स में लिख के नहीं जाते, लाइक, शेयर
ठीक है? और कमेंट्स में भी लिख के जाना। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। लेक्चर का फीडबैक भी लिख के जाना कैसा लगा आपको, ओके? ठीक है, क्वेश्चन डीपी से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? आज तो टॉपिक ज़्यादा थे ना इसीलिए। ओके। हाँ सर।